अस्सलाम वालेकुम। टैब 5 लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे ओवरहेड्स का चैप्टर, जिसमें हमने कहा था कि ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट को एलोकेट हो ही जाते हैं, ठीक है ना। एक यूनिट पर कितना मटेरियल लगा, एक यूनिट पर कितनी लेबर कॉस्ट आई, ठीक है। लेकिन जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको किसी एक प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम फिलहाल पढ़ रहे हैं सिंगल रेट सिस्टम। फिर आज ही इंशाल्लाह शुरू करना है डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, और फिर नेक्स्ट चैप्टर है वो डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम। कुछ दिन चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ज़्यादा सवाल 80% से भी ज़्यादा सवाल इसी के ही हैं। इन तीनों में से मिला के सबसे ज़्यादा सवाल डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम के हैं। खैर, और फिर ओवरहेड्स का जो एक्टिविटी बेस है वो अगला चैप्टर। तो सिंगल रेट सिस्टम हम पढ़ रहे थे। इसमें क्या करते हैं हम सारे बिजनेस के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को, यानी सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी खर्चे हैं इनडायरेक्ट, उन सब के सबको, इनडायरेक्ट लेबर हो गई, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, उसके बाद बाकी फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, उन सारे के सारे ओवरहेड्स को इकट्ठा करते हैं एक ही जगह, टोटल एफओएच निकाल लेते हैं, ठीक है। पूरे बिजनेस के सारे एफओएच निकाल के एस्टिमेट करके, ठीक है, फ्यूचर के, क्योंकि हम खड़े कहाँ पे होते हैं, पीरियड के स्टार्ट पे, तो अगले पीरियड के सारे एफओएच को एस्टिमेट करते हैं, और फिर कोई एक मुनासिब बेस जो हमारे बिजनेस के हिसाब से मुनासिब हो। लेबर इंटेंसिव है तो लेबर आवर्स, मशीन ज़्यादा काम करती हैं तो मशीन आवर्स या यूनिट्स। 6 बेसिस हैं वैसे तो, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा मशहूर ज़माना कौन सी हैं, ये पहली 3, प्रोडक्शन यूनिट्स, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। तो सारे बिजनेस के ओवरहेड्स को बजट करते हैं, और एक बेस सिलेक्ट करके उसको भी बजट करते हैं कि हम उस एक्टिविटी लेवल को परफॉर्म करेंगे फ्यूचर में। इन बजटेड डेटा को यूज़ करके हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं। ये कब निकाला हमने, पीरियड के स्टार्ट में। अब तो कल वाला सवाल भी किया आपने, ज़िया टेक्सटाइल वाला, उसमें भी क्या कर रहे थे हम, खड़े आज हैं, कहते हैं जी नई मशीन आ गई है, कटिंग डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए आई है, बताओ ज़रा OAR क्या होगा। अब OAR के लिए क्या चाहिए, बजटेड टोटल एफओएच डिवाइड बाय बजटेड टोटल बेस, और बेस उन्होंने क्या कहा था, आई थिंक मशीन आवर्स, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग मशीनों के एफओएच भी बजट किए हमने, भाई बजटेड वही चल रहे हैं ना, अगर कोई चेंज नहीं है तो जो OAR दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। और नई मशीन के भी बजटेड एफओएच लिए, टोटल एफओएच बजट किए नेक्स्ट पीरियड के, और टोटल मशीन आवर्स भी बजट किए, और एक OAR निकाल लिया था, ठीक है। तो OAR निकालते हैं हम पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर। अभी भी आपको किसी सवाल में, अभी पास पेपर अब शुरू हुए हैं, उसने ये काम नहीं करवाया कि OAR निकालने के बाद क्या करना है। OAR निकालने के बाद उस रेट को एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको छोटे सवाल पीछे इलस्ट्रेशंस करवाई थी, उसमें क्या होता है, जब OAR निकल आता है तो OAR तो पूरे बिजनेस के एफओएच की बेस पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आया कि एक मशीन का घंटा अगर चले, मशीन अगर 1 घंटा चलेगी, 1 घंटा किसी चीज़ पर लगेगा, तो लेट्स से 10 रुपये ओवरहेड्स बनेंगे। अब हमने मिसाल के तौर पे बजट तो किया हुआ 1 लाख मशीन आवर्स, मशीनें हमारी चलेंगी, डिफरेंट मशीनें हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर वो 1 घंटा चली हो, किसी एक ऑर्डर के ऊपर वो 10 घंटे चली हो, तो जितने घंटे मशीन ने काम किया उतने घंटे का OAR निकला हुआ था, एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालते हैं। और पेन मेरा घर रह गया, अभी बंदोबस्त हो रहा है, जब आ जाएगा तो मैं आज यहाँ पर ये भी लिखूंगा पीरियड के एंड पे क्या करते हैं। पीरियड के एंड पे हम क्या करते हैं, हम एब्जॉर्ब्ड एफओएच को बजटेड से कंपेयर करते हैं, है ना। बताया था, जबानी बताया था कि हमने एब्जॉर्ब, ये बजटेड को तो हमने कहा, बजट डाटा को कहाँ फेंक दिया था, डस्टबिन में। यहाँ से सिर्फ OAR निकला था, उसकी बेस पे क्या निकाले थे, एब्जॉर्ब्ड एफओएच। अब एब्जॉर्ब्ड एफओएच के बारे में मैंने क्या कहा था, ये कम या ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर आपने जो बजट की थी एक्टिविटी उससे कम एक्टिविटी पर आपने ऑपरेट किया, या उससे ज्यादा पे कर गए, तो भी ये चेंज हो जाएंगे एब्जॉर्ब्ड एफओएच बजटेड से। या आपने जो एफओएच बजट किए थे कॉस्ट, उसमें कोई कमी या ज्यादती हो गई, तब भी क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड और बजटेड डिफरेंट हो जाएंगे ना, ठीक है। तो बहरहाल बजटेड डेटा तो क्या बस डस्टबिन में, OAR की बेस पे हमने क्या निकाले, एब्जॉर्ब्ड एफओएच। और पीरियड के एंड पे जब एक्चुअल बिल्स आते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअल एफओएच इतना। तो फिर हम पीरियड के एंड पे एक्चुअल और एब्जॉर्ब को कंपेयर करते हैं, या अंडर एब्जॉर्ब होता है या ओवर।
वो पीरियड के एंड में फिर एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये इंशाल्लाह अभी तक सवाल में नहीं है, मेरे ख्याल में तो काफ़ी आगे जाके किसी सवाल में आएगा। बहरहाल लिखना तो है यहाँ पर कि करना क्या है, ठीक है। फिर जब करना पड़ेगा तो वो कर भी लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई किसी सवाल में कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले। क्वेश्चन 10 कल मैंने करवाया था, कोई मसला है तो पूछ ले। 11 आपको होमवर्क में दिया था। 11 का पार्ट ए क्या है? लिस्ट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ जी बताएं कोई। मशीन आर भी और लेबर आर भी। वैसे तो 6 का आपको पता है, मशीन आर, लेबर आर, प्रोडक्शन यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये एज अ परसेंटेज आता है जो, और प्राइम कॉस्ट। लेकिन उसने कितनी कही है? 2। तो आपने कहा जी मशीन आर, लेबर आर। फिर आगे वो कहता है 2 नंबर है, 2 नंबर आगे कहता है ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस हाउ अ बेस शुड बी सिलेक्टेड। तो ये भी मैंने आपको कल बताया था, अभी भी आते साथ सुबह बताया कि आपने ये देखना है कि आपके बिजनेस के अंदर ज़्यादा काम लेबर करती है या मशीनें चलती हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं इफ अ कंपनी इज लेबर इंटेंसिव, लेबर आवर्स आर सूटेबल बेस, ठीक है। एंड इफ मशीन्स डू मोर वर्क देन मशीन आर विल बी अप्रोप्रिएट बेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। तो इस तरह से 2 नंबर के लिए ये डिस्कशन काफ़ी है। उसके बाद ये सवाल आपको होमवर्क में दिया था। मसला अब ये है कि पेन नहीं है तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं लिख सकता। सवाल तो जाहिर है मैंने बोर्ड पे ही करना था। एनीवेज ये सवाल का सलूशन था कि नोट्स में होमवर्क नहीं दिया था। किसने ये ट्राई किया? अच्छा जरा दोबारा हाथ खड़ा करें, जरा देखना पीछे मुड़ के देखना। तुम्हें लगता है कि ये इतने अच्छे हैं मेरे बच्चे कि बगैर होमवर्क दिए सवाल कर रहे होंगे? मतलब वैसे जरा ऐसे दिल में क्या आती है, मतलब एक बिल्कुल ऐसे जैसे आम आदमी मेरे बच्चों के बारे में एक राय क्या कहें, बगैर होमवर्क दिए कर रहे हैं। तुम्हें लगता है? इसका मतलब होमवर्क तो था। चलें जी, खैर किसने नहीं किया ये वो हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है, जिन्होंने किया उनका सही हो गया। समझ नहीं आया, सोल्यूशन था ना? चलो करना तो मैंने वैसे भी था, टेंशन नहीं है, लेकिन आप पहले कर आते तो जरा अच्छा हो जाता। अब जरा इस सवाल को पढ़ें जल्दी से। वैसे इसको पढ़ाने का टाइम इसलिए नहीं मिला, ये चलता नहीं है। चलो फिर वो उसको कहो, आलम खान को कहो अगर क्लास उसकी अभी नहीं है तो बाइक पे ले आए, अगर है तो फिर आप जाके ले आओ, घर से पकड़ लो। अच्छा जी, सरदार की क्लास कितने बजे होती है? लेट होती है, फिर ले आओ मेरे पे। अच्छा जी, सवाल जिन बच्चों ने ट्राई किया उन्होंने पढ़ लिया। वैसे तो सवाल को पहले पढ़ाता मैं आपको तसल्ली से। खैर अब ये टाइम तो मेरा सेव कराएं, सवाल तो आप मुझसे वैसे ही करा रहे हैं। असल में ना सिंगल रेट वाला जो जिसको ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं, उसके सवाल ही सिर्फ ये 2 हैं, ठीक है। 2008 में ये सवाल आया था और फिर 2022 में ये सवाल आया। और जिन्होंने घर पे ट्राई किया है वो बता सकते हैं कि यूं ही लग रहा था कि बस थोड़ा डाटा आगे पीछे किया है, सवाल तो बहुत मिलता जुलता था, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। Venus Limited is a manufacturer of consumer goods. Below are the details related to overheads of its production department for the year. Total machine hours available 2500 पर मशीन। अभी तक बताया नहीं कितनी मशीन है। एक मशीन बता ही दिया, ऐसे ही बताया उसने कि टोटल मशीन आवर्स जो अवेलेबल हैं, तो क्या कह रहा है जी कि ये डिटेल्स हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फॉर द ईयर, पूरे साल की। टोटल मशीन आवर्स जो अवेलेबल हैं कितने हैं? 7500 एक मशीन के। इसका मतबल क्या हुआ? हमारी मशीनें 3 हैं, ठीक है। मशीन मेंटेनेंस आवर्स 450, 150, यहाँ से पता लग रहा है कि हर मशीन की मेंटेनेंस पे कितने घंटे लगते हैं। तो ये 3 मशीनें हैं हमारी, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्टिव मशीन आर पर, यहां पर भी वही बात है, ये वो 390 है, 390 था ना, मुझे याद है, ये 390 है जो OAR था, ऐसे ही है ना, ये वही 390 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 850 है, अब OAR आ गया। जाहिर इतने साल गुजर गए, महंगाई भी होगी ना, वो 390 OAR था, यहाँ पे 800, ऐसे चले जी। अब ये कैसे निकला होगा? OAR कैसे निकला होगा? बजटेड टोटल FOH इन तीनों मशीनों के डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल मशीन आवर्स इन तीनों मशीनों के। लेकिन 7500 तो नहीं होगा, अगर इन 3 मशीनों का हो तो 7500 में से 450 क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन
मैनेजमेंट ऑफ वीएल हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन। तो इन तीन में से एक को रिप्लेस करने जा रहे हैं। अब पिछले सवाल और इस सवाल में मसला फर्क क्या है? पिछले सवाल में एग्जिस्टिंग मशीनें मौजूद थी, नई ऐड हो रही थी। यहां पर वो कह रहा है जी रिप्लेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग किसी एक मशीन को, इसका मतलब टोटल तीन ही रहेंगी, ठीक है, एक नई आ जाएगी, एक पुरानी चली जाएगी। ये फर्क था थोड़ा सा। सवाल को प्लान करना होता है, किसी भी तरह से नतीजे पर पहुंच सकते हैं आप, लेकिन अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब वो कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ वीएल हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन्स हैविंग जीरो बुक वैल्यू। मैं अंडरलाइन नहीं कर सकता, पेन नहीं है सब मेरे पास, आ गया क्लास में तो फिर दोबारा कर लूंगा आके। अंडरलाइन करो हैविंग जीरो बुक वैल्यू, अंडरलाइन करो और इसके ऊपर लिखो, इसके ऊपर लिखो शुक्र है, हाँ ना, बुक वैल्यू जीरो है, कोई पैसे पूसे नहीं आए तो ना गेन है ना लॉस है, ठीक है, बस रिप्लेस हो गई, तो इसलिए इसकी डिस्कशन गेन लॉस की नहीं करनी पड़ेगी मुझे, मैंने शुक्र इसलिए किया, ठीक है। शुक्र करने से अल्लाह नेमत बढ़ाते हैं, अल्लाह और आसान करेंगे सवाल को, है ना। अच्छा जी, तो मैनेजमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स एक्जिस्टिंग मशीन हैविंग जीरो बुक वैल्यू विद अ न्यू मशीन which will cost 12 lakh and has useful life of 10 साल। मशीन will be available for use from beginning of next year and is expected to run for 2500 hours during the next year including 80 घंटे फॉर सेटिंग अप एंड 110 घंटे फॉर, यानी वही 200 घंटे। कैसे लग रहा है एक जैसा सवाल, और बीच में कितने साल का अरसा है? तकरीबन 14 साल का। 14 साल के बाद एक पुराना सवाल उठा, थोड़ा सा तब्दीलियों के साथ आ गए हैं जी, कमाल नहीं हो गया। चले है तो 2500 में से 200 निकाल दें तो कितने बन गए बोलो। अच्छा देखो, पहले हर मशीन के 2500 घंटे थे, उनमें से 150 निकल रहा था, ऐसे ही है, तो 2500 माइनस 150 कितना बनता है एक मशीन के प्रोडक्टिव आवर? 2350। तो हर मशीन 2350 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स अवेलेबल थी, ठीक है। अब एक पुरानी मशीन निकल रही है और एक नई मशीन आ रही है। आसान काम क्या है? आसान काम ये है, हमने तो रिक्वायरमेंट पढ़ो ना, हमने रिवाइज्ड OAR निकालना है, तो हम यूं अज्यूम कर लेते हैं कि एग्जिस्टिंग मशीनें ही दो हैं, एग्जिस्टिंग मशीनें दो हैं और एक नई मशीन आ जाएगी, ये कल जैसा सवाल बन जाएगा। दो मशीनों के आर्स, दो मशीनों के एग्जिस्टिंग मशीनों के आर्स और दो एग्जिस्टिंग मशीनों का OAR, ठीक है। फिर एक नई मशीन के आर्स और एक नई मशीन के FOH, ठीक है ना जी। तो अब ये तो पता लग गया। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ न्यू मशीन, लो जी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आवर। अब आर्स कितने हैं जी इसके? 2500 माइनस 80 माइनस 10 माइनस 100 कितना? 2310 है। अच्छा 190 बनता है, ओ मैं 200 गिनी बैठा थी, चलो खैर। तो जी, तो 2300 कितने गया जी, 2310 घंटे नई मशीन के और 2350 इंटू 2 कितने? 4700, ये हो गए एग्जिस्टिंग मशीन के टोटल आवर्स निकल आए। अच्छा FOH के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग देखो 850 उसने कहा है OAR है, ठीक है। अब अगर मैं सारी तीनों मशीनों के टोटल प्रोडक्टिव आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इस OAR को, तो तीनों मशीनों के FOH आ जाएंगे। अगर मैं एक मशीन ही गायब कर दूं और दो मशीनों के इन 4700 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो फिर दो मशीनों के FOH आ जाएंगे। यानी हमने क्या करना था, मतलब दूसरे तरीके से भी किसी से बच्चे ने किया हो सकता है, नतीजा उसका भी सही निकल आया, लेकिन ये मुझे आसान लग रहा है कि दो मशीनें अज्यूम करो एग्जिस्टिंग है और एक एडिशनल आ रही है, तो कल जैसा सवाल है बिल्कुल, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा देख लो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आर है, तो 2310 मशीन आवर्स चलेगी। ये तो और आसान हो गया यार, कल वाले सवाल में तो फिर उसने कहा था 1 घंटे में इतने यूनिट्स लगते हैं और 1 यूनिट इतने का है, यहाँ पे वो कह रहा है 1 घंटा मशीन चलेगी तो इतनी कॉस्ट है। सुभान अल्लाह। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, बात अगर हो गई हो तो मैं पढ़ा लूँ, जरा दूर दूर होके बैठो, दूर दूर होके बैठो, दूर दूर नहीं कह रहा, दूर दूर कह रहा हूँ जी। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल 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 सालाना है, मल्टीप्लाई बाय 11-12 नहीं कर देना, ठीक है। अच्छा, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है जी, तो ये सीधी सीधी कॉस्ट आ रही। इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड दैट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर one of the managers from another department will be moved to production department for monitoring the line efficiency. The manager's salary is 30,000
हाँ ये 30,000 पर मंथ है। तो ये भी अगले साल देखो ना, मैनेजर है तो इनडायरेक्ट वेजेस ही हैं इसकी भी, एफओएच ही है, तो ये जब इस डिपार्टमेंट मूव हो रहा है तो ये कॉस्ट फिर आगे से, तो बिल्कुल कल जैसा फॉर्मेट में बनाता हूँ। रिवाइज्ड ओआर के लिए मुझे रिवाइज्ड बजटेड एफओएच और रिवाइज्ड बजटेड मशीन आवर्स चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है मुझे, तो रिवाइज्ड बजटेड एफओएच और रिवाइज्ड बजटेड बेस, और बेस क्या है हमारे सवाल में, मशीन आवर्स, ठीक है जी। तो अब इसके लिए वर्किंग बिल्कुल कल जैसा हो गया सर, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 मुझे आसान चीज़ क्या लग रही है, मशीन आवर्स निकालना मुझे आसान लग रहा है, ठीक है। तो टोटल बजटेड मशीन आवर्स, इधर देखें, अब यहाँ पे ना मैं असल में लिख नहीं सकता, मैं पेन होता तो मैं यहाँ पे लिखता, ठीक है, कि आप यूं कर सकते थे, एक मशीन 2500 माइनस 150 डिवाइड बाई 2350, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन, एक मशीन का कट गया तो बाकी रह गए 2, 2350 इंटू 2350, जिसको आपने खुद बताया अभी क्या 4700, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है ये सारी वर्किंग पर्चे में शो तो करके दिखानी है ना, शो तो मारनी होती है ना, तो क्या कर लो 7500 माइनस 2500, टोटल आवर्स 2 के रह गए, और उसमें से माइनस कर दो अपना 450 में से 150 यानी कि 300 माइनस कर दो, तो ये थोड़ी सी वर्किंग शो कर देते हैं। तो टोटल बजटेड मशीन आवर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन आवर्स ऑफ एग्जिस्टिंग, इधर देखना जरा, 2 लिख देता हूं आपके लिए, एग्जिस्टिंग 2 मशीन्स। अब ये देखे जरा, टोटल तीनों के कितने घंटे, नहीं टोटल तीनों के 4500 नहीं, अच्छा 7500 तीनों के टोटल आ गए, इसमें से एक निकाल दें, 2 मशीनों के रह गए, लेकिन ये तो टोटल हैं, प्रोडक्टिव कितने हैं इसमें से, वो 150 पर मशीन माइनस करना है ना। तो अगर मिसाल के तौर पे तीनों मशीनें लेनी होती तो हम क्या करते, 7500 माइनस 450, ऐसे ही है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, 5000 माइनस 450 पूरा नहीं करना, इसमें से भी 150, तो ये क्या बन गया जी, अब ये असल में कहानी ये बनी है, 5000 घंटे 2 मशीनों के टोटल हैं, उसमें से 300 माइनस कर दें, तो आपने बताया था मुझे थोड़ी देर पहले, टोटल कितने हैं जी, 4700 मशीन आवर्स, ठीक है जी, सही है। समझ आती है, और बोलो। उसके बाद टोटल बजटेड मशीन आवर्स ऑफ न्यू मशीन, इतना सीधा सवाल था कि ज़िया टेक्सटाइल वाला मुश्किल था, इससे ज़िया टेक्सटाइल ही था ना, ज़िया टेक्सटाइल नहीं था तो ज़िया टेक्सटाइल फिर कहीं और है, सही सवाल आपको, टेक्सटाइल ही है। अच्छा जी, अब नई मशीन के बारे में फरमा रहे हैं कि जी इसके टोटल कितने आवर्स हैं, और इसमें से 80 घंटे हैं, पहले 80 है ना, 80 घंटे हैं किसके लिए, सेटअप के लिए, और 110 घंटे इस पर लगेंगे मेंटेनेंस। अब पिछली मशीनों को 150 ने दे दिया, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास तो इतनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना जी। कितना आया, 2300, ठीक है। तो टोटल आवर्स कितने बन गए, 70, ये 7010 मशीन आवर्स हैं टोटल, और 3 मशीनों के, उन 3 मशीनों में 2 पुरानी एक नई, एक को सिरे से निकाल ही दिया, है ही नहीं, ठीक है, सही है। चले, तो 2300 7010 मशीन आवर्स वर्किंग 1 से निकला,
अब क्या रह गया, टोटल एफ वॉच निकालने, उसके लिए फिर वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, बजटेड टोटल एफ वॉच कॉस्ट। हाँ जी, अब पहले एग्जिस्टिंग निकालना है या पहले न्यू? असल में ठीक है, न्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, पहले चलो जैसे मर्जी है, फर्क तो कोई नहीं पड़ता, अगर एक जैसा रखना है तो यहाँ पर आप क्या कर लो, बजटेड टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग, ये लिख कर जगह छोड़ दो, एग्जिस्टिंग मशीनों की टोटल एफओएच कॉस्ट, जगह यार दे दो भाई, लेक्चर नंबर, बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, तो ये यहीं पर ही निकाल लेना, जगह फिलहाल छोड़ दो। अगर आपका दिल कर रहा है कि कल भी हमने पहले नई मशीन को देखा था फिर पुरानी की तरफ आए थे, तो ठीक है, जगह छोड़ दो। उसके बाद वर्किंग की जगह तो छोड़ोगे ना थोड़ी सी, क्योंकि एक ही लाइन में ये भी निकल आना, टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। अब नई मशीन की एफओएच कॉस्ट बिल्कुल सिंपल, ये नहीं इतना आसान। कितने नंबर है? तो 6 नंबर का ही सवाल था ये 6 नंबर का ही सवाल था, इससे ज्यादा का था भी नहीं। ले जी, क्या आ गया जी? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन ना भूलो, हो डेप्रिसिएशन भूल रहा था मैं। डेप्रिसिएशन क्या जी? 12 लाख की कॉस्ट है, बोलो कोई रेजिडुअल वैल्यू है? नहीं। यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल, ठीक है जी। तो सिंपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी जी? कॉस्ट 12 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स, और फ्रैक्शन फ्रैक्शन लगाना है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन। देखो, द मशीन विल बी अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो फिर कोई फ्रैक्शन नहीं लगना। कितना आता है आंसर? 120,000 में लिख लेते हैं, वहां टोटल लिख देंगे खैर, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आवर 180 पर आवर है, और आवर्स 2500 लेंगे। क्यों भाई? अजम्पशन यही, अब कुछ बच्चे ये भी अजम्पशन ले सकते हैं कि नहीं जी सेटअप करते हुए मशीन चल रही है, नहीं जी मेंटेनेंस करते हुए मशीन चला के मेंटेन करते हैं, तो फिर वो नोट डाल दें, ठीक है। लेकिन ओ यार भी निकालते हुए प्रोडक्टिव आवर्स ही मैं ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और नॉर्मल अजम्पशन यही है कि जब मशीन मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो जाहिर है बंद करके उसको सही कर रहे होते हैं, किल काबले कस रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर 2310 मशीन आवर्स हैं निकले हुए हैं वर्किंग वन में इंटू 180, फिर एनुअल मेंटेनेंस एज इट इज। यार इतना आसान सवाल है यार, इनडायरेक्ट कॉस्ट एज इट इज। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो कितने आवर्स चलेगी ये मशीन अगले साल? 2310 आवर्स। ये कहाँ से मिला आपको? वर्किंग वन में लिखा हुआ है, वरना पर्चे में तो नहीं लिखा हुआ था ना, सवाल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। इंटू ₹180 जी, 415.8 थाउजेंड में चल रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, एनुअल मेंटेनेंस 2 लाख, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी टोटल गिवन है 50,000। एनुअल मेंटेनेंस सालाना ही है, पूरे साल की। और वो यार पूरे साल के एफओएच लेके, पूरे साल के आवर्स लेकर हम एक रेट निकाल रहे हैं ना स्टार्ट में खड़े होकर, ठीक है। समझ आ रही है जी? 200 बच्चे कुछ कम लग रहे हैं, डिपार्टमेंटल एफओएच स्टार्ट करने आज, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है जी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। बाकी कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट और भी होंगी इनके अलावा, वो जी 50,000। और एक भाई साहब को हमने कहा भाईजान बोरिया बिस्तरा कहीं और से गोल करके इधर आ जाएं, और ये मैनेजर्स सैलरी 30,000 पर मंथ है, इसको 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर दें, मैनेजर्स सैलरी
₹30,000 इंटू 12 मंथ्स। अच्छा, पर्चे में क्या करना है? 30,000 इंटू 12, बस ना रुपीज लिखना है ना मंथ्स लिखना है, तो आपके लिए लिखता हूँ, ठीक है जी। अब ये तो आ गए आपके नई मशीन के एफओएच, एस्टिमेटेड एफओएच जो उसने डेटा दिया हुआ, तो उस हिसाब से हमने एस्टिमेटेड है, ये भी बजटेड है, ये भी ठीक है, लेकिन नई मशीन के। पर हमें तो पूरे बिजनेस का ओएआर चाहिए, हम सारे बिजनेस के एफओएच लेंगे। हम नीचे पीछे देखें ना, सारे बिजनेस के आर्स निकाल चुके हैं, तो टोटल बता दो वैसे ज़रा। 1145.8, ठीक है जी। अब एक चीज़ रह गई है, अगर वो आ जाए तो टोटल एफओएच आ जाएंगे और हमारा सवाल खत्म। वो चीज़ क्या है जी? हाँ, एग्जिस्टिंग भी तो मशीनें चल रही थी बिजनेस में, एक मशीन रिप्लेस की है पुरानी और एक नई आई है, तो एग्जिस्टिंग मशीनों के एफओएच, एग्जिस्टिंग मशीनों से रिलेटेड, एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड एफओएच कितने हैं, उसके लिए आपको ये ओएआर यूज करना पड़ेगा, जैसे कल आपने ये ओएआर यूज किया। अच्छा चलो, यहाँ पर ज़रा मैंने लिख दिया था, OAR इज इक्वल टू बजटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल मशीन आवर्स। तो एफओएच मिसिंग थे, OAR गिवन था, मशीन आवर्स हमने टोटल निकाले थे। अब कल क्या था, जितनी मशीनें थी उन सब के आवर्स लिए थे, क्योंकि कोई रिप्लेस नहीं हुई थी। आज फर्क क्या पड़ेगा, 850 इधर ही रखना है, इधर ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर बजटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड बेस है, तो अगर यहाँ पर मैंने मशीन आवर्स ले लिए सिर्फ 2 मशीनों के जो एग्जिस्टिंग है, तो एफओएच भी उन्हीं 2 के आ जाएंगे। यानी कि पर असल में क्या है, ये पर मशीन आवर रेट निकला हुआ है ना। तो हमने क्या किया था, हमने इन मशीन आवर्स को इससे मल्टीप्लाई किया था, तो सारे बिजनेस के एफओएच आ गए थे। अगर ये मशीन आवर्स 3 मशीनों के हैं, तो फिर तीनों मशीनों के रिलेटेड सारे एफओएच आएंगे। और अगर यहाँ पे मैं 2 मशीनों के ये और ले लूँ, तो OAR से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 2 मशीनों के एफओएच, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 850 पर मशीन आर हमारा डिपार्टमेंटल रेट था, और 2 मशीनों के आर्स हैं कितने जो अब हमारे पास हैं, 4700 प्रोडक्टिव आर्स। तो फिर हम यहाँ पर आकर लिखेंगे जी 4700 मशीन आर्स, वर्किंग नंबर 1 में निकले हुए हैं, इंटू ₹850 पर मशीन आर। और सादा बात है यार, अगर 1 घंटा मशीन चले तो 850 रुपए के ओवरहेड्स आते हैं। यही एस्टिमेटेड डेटा है ना, बजटेड डेटा ही होता है ना, वो यार बजट्स की बेस पे होता है ना। तो अगर 4700 घंटे मशीनें चलेंगी तो 4700 इंटू 850 कितना आता है, 3995। तो 3995 प्लस 1145.8 इज इक्वल टू 40.8। तो यहाँ पे पूरा लिख लो। अब 1000 में लिखना है तो फिर 7.01 लिखना पड़ता, लेकिन चलो अब यहाँ पे मुकम्मल लिख लो। तो रुपीज़ वहाँ पे सिफरें बचा ली ना हमने, 45140800 वर्किंग नंबर, तो ये आ गया। और आंसर क्या आ गया, 733 पर .35 पर मशीन आर। और देखो आंसर यही है या कुछ गड़बड़ कर दी। असल में इसका आंसर अवेलेबल है ना, कल वाले सवाल का तो आंसर नहीं था ना नोट्स में अवेलेबल, वो तो जो मैंने कर दिया था वो ठीक था। आज जरा चेक कर लेना मुनासिब, क्योंकि सवाल का सलूशन मौजूद है ना। जी सही है, अच्छा जी। जरा खबर लें, ओके जी। अब देखें इधर, ये मैं पूरा कर देता हूँ, पेन आता है तो ठीक है। बहरहाल ज़बानी आपको बता दिया, सिंगल रेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, पीरियड के स्टार्ट में खड़े होते हैं और OAR निकालते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। लेकिन ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है, ये किसी एक ख़ास डिपार्टमेंट का नहीं होता, किसी ख़ास एक्टिविटी का नहीं होता, बल्कि पूरे बिजनेस का होता है।
ठीक है। इसको प्लांट वाइड OAR भी कहते हैं, इसको ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं, ठीक है। ये पूरे बिजनेस का ही हमने एक OAR निकाली, ठीक है। इसमें करते क्या है, पीरियड के स्टार्ट में खड़े होते हैं, सारे बिजनेस के FOH एस्टिमेट करते हैं और एक मुनासिब बेस भी एस्टिमेट करते हैं, यानी बजटेड डेटा होता है, एस्टिमेट डेटा होता है, और उसकी बेस पे हम क्या निकाल लेते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये निकालने के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यही काम की चीज़ है, आगे यही याद आनी है आपको। फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर है, मुश्किल लगता है बच्चे को अगर ये समझ ना आ रही हो, OAR और फिर एब्जॉर्प्शन और फिर अंडर ओवर की, और अगर यहीं पे समझ लें तो वो चैप्टर बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। फिर सिर्फ फॉर्मेट होता है, काबू करना होता है। खैर, OAR निकला बजट्स की बेस पे। अब बजटेड डेटा को हमने फेंक दिया और OAR को लेकर अब पूरा पीरियड चलते रहे। और जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है, जब भी कोई चीज बनती है, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल जितना लगा उसकी कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर जितना लगा उसकी कॉस्ट, और ओवरहेड्स जितने वो बेस मसलन आर्स है, मशीन आर्स, जितने मशीन आर्स चला उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो होती नहीं है, वो तो पीरियड के एंड पे आनी होती है, तो वो मल्टीप्लाई कर देते हैं OAR से। इसको कहते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड OAR को कैलकुलेट कर जो किया है उसको आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में चार्ज करना है, एब्जॉर्ब करना है, शामिल करना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। OAR स्टार्ट में निकला, उसके बाद ये OAR अपने पास रख लेंगे। जब भी कभी कोई चीज बनेगी तो उसमें जितना डायरेक्ट मटेरियल लगा एक्चुअल, वो तो एक्चुअली आता है, जितना डायरेक्ट लेबर लगा एक्चुअल, वो तो एक्चुअल कॉस्ट ही आती है, पता होता है ना। लेकिन ओवरहेड्स के लिए हमने एक रेट निकाल कर रखा होता है और उस रेट की बेस पर ओवरहेड्स को भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी बात क्या है, FH कैसे एब्जॉर्ब, कब FH एब्जॉर्ब कैसे हो रहे होते हैं, OAR को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म से, ठीक हो गया। यहां से हमारे पास क्या आ जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड FOH। पीरियड के एंड पे जाते हैं तो हमें एक्चुअल बिल्स वगैरह रिसीव होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअल और एब्जॉर्ब को कंपेयर करते हैं। अगर हमारे एक्चुअल FOH लेट्स से 150 थे और हमने एब्जॉर्ब करवाए 140, तो इसका मतलब एक खर्चा जो है वो एब्जॉर्ब कम हुआ है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कम हुआ है, एक्चुअल में ज्यादा हुआ है, तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में एंट्री मारते हैं इसकी पे। और अगर नॉर्मली P&L में मार सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में नॉर्मली मारते हैं, ठीक है, एंट्री बढ़ा लेंगे कॉस्ट को। और अगर मसलन एक्चुअल हमारे FOH आए 150, लेकिन हमने एब्जॉर्ब करवाए थे 155, तो एक खर्चा है ही 150 और हम क्या कर गए, उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ज्यादा शामिल कर गए, तो पीरियड के एंड पे जाके उसको क्या कर लेंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल डिफरेंट हो सकते हैं। उसकी दो वजूहत होती हैं। नंबर 1 वजह, एक्टिविटी लेवल बजटेड से आगे पीछे हो जाए, नॉर्मल कैपेसिटी से आगे पीछे हो जाए, ज्यादा चीजें बना लें तो ज्यादा एब्जॉर्ब करवा जाएंगे, क्योंकि हमने OAR को मल्टीप्लाई किससे करना होता है, एक्चुअल एक्टिविटी से। तो अगर एक्टिविटी बजट से ज्यादा हो गई, यानी यूनिट्स हमने सोचा था लाख बनने हैं, वो 1,20,000 बन गए, तो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। 90,000 बने तो कम। तो एक वजह क्या होती है अंडर ओवर की, एक्टिविटी लेवल का चेंज हो जाना बजट से। दूसरा, FOH की कॉस्ट का चेंज हो जाना, जो सोचा था उससे ज्यादा कॉस्ट आ जाए, उससे कम आ जाए। तो पिछले सवाल में एक ये भी था, अगर आप गौर करें तो आई थिंक था, ये देखो, एक्सप्लेन ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट बताया, गिव 3 रीजंस फॉर अंडर ओवर, तो 2 रीजंस आपको बता दी मैंने, तीसरी अभी नहीं बताई, 2 रीजंस बता दिए आपको। क्या वैसे ये 3 भी बन सकती हैं, हाँ ना, लस्सी पानी डालते जाओ, है जी। क्या मतलब, आप यूं लिखेंगे एक्टिविटी लेवल बजट से ज्यादा हो, एक रीजन, एक्टिविटी लेवल बजट से कम हो, 2 रीजन, ठीक है। तो 4 बन गई है। तो इस तरह से, ठीक है, बजटेड FOH से कॉस्ट ज्यादा आ जाए, महंगाई हो जाए या कम हो जाए। तो एनीवेज ये फिर देख लेंगे फिलहाल सिर्फ, क्योंकि ट्रीटमेंट बताना है ना, अंडर ओवर का ट्रीटमेंट उसने कहा है, वो भी मैंने आपको नहीं सिखाया, ठीक है। खैर जी, ये तो बात थी सिंगल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट की, ठीक है। सिंगल OAR क्या है, सारे बिजनेस के FOH इकट्ठे करते हैं और सारे बिजनेस के लिए एक ही बेस सूटेबल सेलेक्ट करते हैं और सारे बिजनेस के लिए एक ही OAR निकलता है। लेकिन ये बहुत ही पुराने ज़माने की बात थी, थोड़ी जिद्दत आई तो मशीनों ने ज़रा ज़्यादा प्रोडक्शन में हिस्सा लेना शुरू किया। वैसे भी FOH के अंदर मशीनों का ही तो मसला आया था, ये FOH एब्जॉर्ब करवाने वाला मसला ही इसी वजह से आया कि टेक्नोलॉजियाँ बढ़ती जा रही है जी। तो अब मटेरियल लेबर से के साथ साथ मशीनें भी काम कर रही हैं। अब और ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हुए। एक प्रोडक्ट कई कई डिपार्टमेंट से हो करके फिनिश गुड्स में पहुंचती थी, तो ज़रूरत महसूस हुई कि यार एक ही पूरे बिजनेस का एक ही OAR ना मुनासिब नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज OAR होना चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए फिर हम डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम यूज करने लग गए। कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने एक डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम बनाया। इसमें भी ऐसे ही करना है हमने, स्टार्ट ऑफ द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। लेकिन इससे पहले शुक्र है मैंने ये कॉपी, असल में तो ये करने के लिए पेन निकाला था बैग से, देखो इसके नीचे ये सारी कहानी मैंने यहाँ लिखनी थी। इधर भी ऐसे ही है, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में भी ऐसे ही है। पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर क्या करेंगे, OAR निकालेंगे, यूं कहा करो OAR। वो अलग बात है कि यहां पर क्या था, OAR कितने गया, बहुत दूर चला गया। यहां पर क्या था OAR क्या है, सिंगल OAR, बस यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंटल OAR, ठीक है। लेकिन बात वही हो रही है, पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर क्या करेंगे, OAR निकालेंगे। पेन आता है तो लिख लेता हूं। ड्यूरिंग द पीरियड क्या करेंगे, जो OAR कैलकुलेट किया है उसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करके, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में ओवरहेड्स को क्या करना है, कहेंगे एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब एफओएच निकालेंगे कैसे, OAR इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म। और पीरियड के एंड पे यहां पे भी जाकर क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड और बजटेड का डिफरेंस होगा। फौरन बोला करो भाई, 90% बच्चे यही गलती करते हैं, जब अंडर ओवर निकालने लगते हैं तो एब्जॉर्ब्ड और बजटेड को कंपेयर करने लग जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, बजटेड डेटा कहां पड़ा है हमारा, ये देख लो, अब याद कर लो। फौरन आपको ऐसे उछल पड़ना पड़ा, ये क्या कह रहे हैं आप, बजटेड से नहीं, अंडर ओवर निकालने के लिए एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, सॉरी यूं बोलना चाहिए, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल, एब्जॉर्ब्ड और, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से होकर हमारी प्रोडक्ट आ रही होगी। जैसे मसलन मैंने ये तस्वीर बनाई, हम लेदर जैकेट्स बनाते हैं, तो हमारी फैक्ट्री के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे दीवारें भी पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी दीवारें लगाई होती हैं, लेकिन ऐसे इतनी दीवार होती है बस, ठीक है। ऊपर से खड़े होकर हेलो हाय भी कर सकते हैं, एक फैक्ट्री है ना, ठीक है, एक बिजनेस। अब सबसे पहले क्या होता है, लेदर आता है, क्लॉथ आता है, और कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये कटिंग होती है। यहां से कटिंग होकर फिर सुइंग डिपार्टमेंट के अंदर सिलाई के लिए ये चले जाते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी मशीन लगी है जहां पर जैकेटें सिल रही होती हैं। जब यहाँ से सिलाई हो जाती है तो फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाती हैं, जहाँ पर उनके ऊपर कोई स्प्रे स्प्रू करके, पॉलिश पुलिश करके, लेपा तोपी करके, उनको टीप टाप करके, तैयार श्यार करके, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिनिश गुड्स स्टोर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर अपना मटेरियल डायरेक्ट भी होगा, डायरेक्ट लेबर भी होगी, लेकिन कटिंग डिपार्टमेंट की अपने ओवरहेड्स भी हैं। कटिंग डिपार्टमेंट की इनडायरेक्ट लेबर, कटिंग डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट मटेरियल, कटिंग डिपार्टमेंट जो है उसके मशीनें, उनकी डेप्रीसिएशन एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही सीविंग भी होगा, ऐसे ही फिनिशिंग भी होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली भी हम यहां पर एलोकेट कर सके, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं कि जो कॉमन एक्सपेंसेस हों। जैसे मसलन ये बिल्डिंग पूरी हमने किराए पे ली हुई है, रेंट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट तो है इन तीनों डिपार्टमेंट्स की होनी चाहिए। अब हम पूरे बिजनेस के एफओआई तो इकट्ठे कर नहीं रहे कि सारी फैक्ट्री का रेंट, सारी फैक्ट्री की डेप्शन, सारी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी, सारी फैक्ट्री के सारे खर्चे इकट्ठे करें और एक OAR निकालें। हम किस तरफ जा रहे हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ। तो कुछ खर्चे कॉमन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली वो एलोकेट करके देगा, एलोकेटेड होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, स्टिल उनको भी हम क्या करेंगे, अब हर डिपार्टमेंट को एलोकेट करेंगे। पूरे बिजनेस के एफओएच नहीं निकालने, अब हर डिपार्टमेंट के एफओएच निकालने, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट को हम उनके एफओएच, हर डिपार्टमेंट को, ये कौन सा डिपार्टमेंट आ गया, ये भी डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, चाय पानी पीने के लिए, खाना खुना खाने के लिए कैफे में भी आते हैं। मशीनें खराब होती हैं तो यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी है और स्टोर भी है, जहां पर ये मशीनों के पुर्जे वगैरह और ये चीजें पड़ी होती हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को आपने क्या करना है, एफओएच एलोकेट करने हैं। कैसे करने हैं अभी बताऊंगा। भाई ये जरा बोर्ड तो मिटा दें, ये बोर्ड मिटा दें। अच्छा, अब मेरा पेन होता तो मैं यहां पर यूं लिखता, ये करके मैं कहता
ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। ये क्या है? प्रोडक्शन। कुछ बच्चे ना तस्वीर बना रहे हैं, उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, जहां पर एक्चुअल में प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, जहां से एक्चुअल में प्रोडक्ट होकर गुजर रही है, प्रोडक्ट पर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है जी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। प्यार से इनको हम कहा करेंगे पीडीज। लेकिन कैफे में तो कोई जैकेट नहीं तैयार हो रही है, मिस्त्रियों के पास जैकेट को भेजते हैं नहीं, स्टोर के अंदर से जैकेट को पुर्जे लगाते हैं मेंटेनेंस के लिए, हैं, ऑयल ग्रीस मंगवाकर इसकी ट्यूनिंग करते हैं जी, ऐसा है नहीं। ये कौन से डिपार्टमेंट है? सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। इनको सर्विस डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं, सपोर्ट डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं। ये भी इस फैक्ट्री के अंदर बड़े ज़रूरी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, बल्कि इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास पेन होता तो मैं यूं करता और यहां पे लिखता सर्विस डिपार्टमेंट्स या सपोर्ट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यहां तक को मसला। स्पीड स्लो हो गई है मेरी, पेन मेरा नहीं है ना, स्पीड स्लो हुई है, मुझे लग रहा है ना। तसल्ली नहीं हो रही कि आपके सामने कुछ आया नहीं, तो इसलिए लिख लिया होगा आपने, उम्मीद है समझ तो आई गई होगी। चले अच्छा, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब मैं ये कह रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की बात नहीं हो रही इस चैप्टर में। हाँ, अगर वो प्रोडक्ट कॉस्ट मांग ले, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी दे, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी दे, और एफओएच हमसे निकलवा के ऐड करवाए और कहे प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो, फिर तो अलग बात है। लेकिन लड़ाई इस चैप्टर में किसकी चल रही है? इनडायरेक्ट कॉस्ट की, ओवरहेड्स की, और वो भी प्राइमरीली कोई वो एडमिन सेलिंग की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। जिसकी बात चल रही है, किसकी चल रही है? फैक्ट्री के ओवरहेड्स की। तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स का एक तरीका क्या पड़ा? पूरी फैक्ट्री के, मैं तुम लोगों की सीट चेंज करनी है अब, बस टारगेट पे आ गए हो तुम लोग, निशाने पे हो, ठीक है। आसपास वाले परेशान ना हो, जिनको कहा है उनको पता लग गया, ठीक है। अच्छा, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कर रहे थे जी? पूरी फैक्ट्री के खर्चे इकट्ठे बजटेड डिवाइड बाय पूरी फैक्ट्री के लिए एक बेस, तो पूरी फैक्ट्री का एक ओएआर। एक स्टेप आगे बढ़े, फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो एफओएच को भी जाग रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में बांट दिया हमने। अब इसका मतलब टोटल बजटेड एफओएच पूरे बिजनेस के नहीं आएंगे, बल्कि टोटल बजटेड एफओएच आएंगे कटिंग डिपार्टमेंट के, सीविंग डिपार्टमेंट के, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के, कैफे के, मेंटेनेंस के, स्टोर के, यानी कि 6 कॉलम बन गए हमारे, बनेंगे अभी, ठीक है। ये जिस शीट के अंदर कॉलम्स बनेंगे इसको कहते हैं एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। क्या कहते हैं जी? एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। पिछली बार भी तो बनाई थी, पिछली बार पेन था ना, वो दिखा दूंगा अभी। चलें, अच्छा हो गया, शुक्र है याद आ गया। चले, खैर फिलहाल समझे, पूरी बात समझे, कहानी समझे। अब अगली बात, आपको सवाल के अंदर एफओएच देगा, जैसे मसलन वो कहेगा रेंट है, डेप्रीसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनडायरेक्ट लेबर है, रिपेयर मेंटेनेंस है, बहुत सारे खर्चे ऐसे लिस्ट दी हुई, ठीक है, और टोटल खर्चे दिए होंगे। अब आपने क्या करना है? हर खर्चे को हर डिपार्टमेंट में बांटना है, जिसके अंदर कुछ के अंदर ऑलरेडी गिवन होंगे कि जी जो है वो इनडायरेक्ट लेबर इधर इतनी, इधर इतनी, इधर इतनी लगती है, इधर इतनी, इधर सही, ठीक है। कुछ गिवन होंगे, कुछ आपको मुनासिब बेस के ऊपर एलोकेट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था पूरी फैक्ट्री रेंट पर है, तो रेंट को हर डिपार्टमेंट में बांटना है, तो कोई मुनासिब बेस बताएं, कोई मुनासिब बेस बताएं, कोई मुनासिब बेस बताएं। बाद में जवाब दिया करो तुम, कोई मुनासिब बेस बताएं। सारी सी बात है, जिस डिपार्टमेंट ने जितना ज्यादा एरिया घेरा हुआ है उसको उतना रेंट एलोकेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर ऐसे ही डिफरेंट खर्चों के लिए डिफरेंट बेसिस हैं मुनासिब। वो नोट्स के अंदर भी मैंने डाली हुई हैं बेसिस, ठीक है, सवालों में प्रैक्टिस करेंगे। तो मसलन मैंने जैसे रेंट बोला, तो आपने एक मुनासिब बेस फ्लोर एरिया को देखते हुए हर डिपार्टमेंट में वो रेंट बांट दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये प्राइमरी एलोकेशन होती है। हर खर्चा इन 6 डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाएगा, या गिवन होगा, बेसिस खुद गिवन होगा, या किसी मुनासिब बेस के ऊपर आप एलोकेट कर देंगे। तो प्राइमरी एलोकेशन हो गई। अब अगला मसला खड़ा हो जाएगा। वो मसला ये है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का निकलता है, सर्विस डिपार्टमेंट्स तो प्रोडक्ट के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व ही नहीं होते। अब नई मुसीबत पड़ गई,
तो फिर एक और एलोकेशन करनी पड़ेगी हमें इसी शीट के अंदर, जिसमें हम क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को भी प्रोडक्शन में डालकर इनके कॉस्ट को क्या कर देंगे, जीरो। अल्टीमेटली फैक्ट्री के अंदर ही ये डिपार्टमेंट्स भी है ना, ठीक है, और फिर इनका OAR निकलेगा। अब ये डिफरेंट बेसिस भी हो सकती हैं। हम कह सकते हैं कटिंग डिपार्टमेंट में लेबर ज़्यादा काम कर रही है और स्विंग डिपार्टमेंट में मशीनें ज़्यादा काम कर रही हैं और फिनिशिंग में फिर लेबर ज़्यादा काम कर रही है। तो हर डिपार्टमेंट के टोटल FOH आ गए, तो हर डिपार्टमेंट की बेस अलग हो सकती है। यहाँ पर बल्कि यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे यूनिट्स ले लें, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया जी, लेबर आर ले ली, यहाँ पे मशीन आर, यहाँ पे यूनिट्स। ये मुमकिन है, एक भी बेस हो सकती है सेम भी और डिफरेंट भी, लेकिन आर्स लेंगे अगर तो सिर्फ कटिंग मशीन डिपार्टमेंट के आर्स लेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो है वो फिनिशिंग के और सीविंग के हर एक डिपार्टमेंट के अलग FOH, हर एक डिपार्टमेंट की अलग, ठीक है। तो इसको मैं अब आपको दिखाता हूँ, पिछली दफ़ा वाला दिखा देता हूँ ना, क्योंकि मैं अभी यहाँ से कॉपी करके लाया हूँ ना, उस वक्त मैंने ऐसी लकीर, मतलब तो कह रहा हूँ पेन होता तो मैं यूँ लिखता, ये जहाँ से मैं कॉपी करके लाया हूँ, मैंने कहा था टाइम बचेगा, उल्टा लग गया ज़्यादा। ये ठीक है, तो ये जनाब मामला है, ओके, यही लिखा हुआ है ना। अब अगली बात, एक मिनट तस्वीर खिंचवाता हूँ, आपके लिए खोला है, आपके लिए खोला है, ठीक है। नीचे मैंने ये भी कॉपी कर लिया था इतना कि बाकी मैं लिखूंगा खुद आपके सामने, लेकिन माजरत के साथ अब वो लिखा हुआ ही देख ले, ठीक है। और वो लिखा हुआ है ये, एट स्टार्ट ऑफ पीरियड क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज बजटेड FOH निकालने हैं। पहली बात ये, डिपार्टमेंट वाइज बजटेड FOH निकालने हैं ना, डिपार्टमेंट वाइज निकालने हैं ना। जिसको निकालने का तरीका क्या है, एक शीट बनेगी जिसको कहते हैं ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। तो स्टार्ट में खड़े होकर क्या करेंगे, सबसे पहले डिपार्टमेंटल FOH निकालने हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी पड़ेगी। लेकिन कौन से FOH होंगे, वो बजटेड, क्योंकि स्टार्ट में तो क्या पड़ा होता है हमारे पास, बजट। जब ये डिपार्टमेंट वाइज अभी करके देखते हैं, अभी मैं फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ, ठीक है, बनाया हुआ यहाँ पे। जब डिपार्टमेंट वाइज FOH निकल आएंगे तो हर एक डिपार्टमेंट का OAR निकालेंगे। स्टार्ट में वही OAR ही निकाला है, बस फर्क क्या पड़ा, पहले क्या था, सिंगल OAR, तो पूरे बिजनेस के FOH डिवाइड बाय एक बेस, तो एक OAR। यहां पर हर डिपार्टमेंट के अलग FOH, हर डिपार्टमेंट की अलग बेस, हर डिपार्टमेंट का अपना OAR, बस इतना सही है, ठीक है। अगली बात, जब OAR निकल आएगा तो ड्यूरिंग द पीरियड क्या करेंगे, इस OAR को यूज करके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे। कैसे, FOH एब्जॉर्ब करवा के, OAR इनटू एक्टिविटी लेवल परफॉर्म। यहां पे लाल से मैंने लिखा था एक्चुअल, यहां दोबारा लिखता अगर पेन होता तो, ठीक है। और एंड पे क्या करेंगे, पहले जरा ऊपर वाला भी लिखना है ना, वो एंड पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है FOH का वेरिएंस। एंड ऑफ पीरियड पे कैलकुलेट करेंगे FOH का वेरिएंस बाय कंपेयरिंग एब्जॉर्ब्ड FOH वर्सेस एब्जॉर्ब्ड FOH जो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में पिछले स्टेप में ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए थे, और एक्चुअल कैश पेमेंट से आएंगे। इन दोनों के कंपैरिजन से क्या निकला करेगा, अंडर या ओवर। ये पूरा करना था मैंने, खाली छोड़ा हुआ, ठीक है। तो सिंगल रेट सिस्टम, स्टार्ट ऑफ द पीरियड OAR कैलकुलेट होगा किसी एक बेस पर, बजट्स को यूज करते हुए, बजट्स को फेंकेंगे डस्टबिन में, OAR को लेंगे, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, FOH एब्जॉर्ब निकलेंगे, पीरियड के एंड पे जाएंगे और वेरिएंस निकालेंगे। अगर कोई हुआ तो हो भी सकता है, नॉर्मली होता ही है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस निकलेगा बाय कंपेयरिंग एब्जॉर्ब्ड FOH विद बजटेड, नहीं लेने, कभी नहीं लेने, वो तो डस्टबिन में पड़े हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्ब वर्सेस एक्चुअल, एब्जॉर्ब जो हम ये रिकॉर्ड कर चुके थे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऑलरेडी शामिल होते हैं, और एक्चुअल जब कैश पेमेंट्स करते हैं, बिल्स आते हैं, तो उसमें पता लगता है। तो जो फर्क होता है उससे कभी अंडर एब्जॉर्ब भी हो सकता है, कभी ओवर। इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो अभी नहीं सिखाई, अभी सिर्फ इतनी डिस्कशन है, ठीक है। ये तस्वीर आपकी पूरी हो गई है, जरा हुई गोली से पूरी है, पिछले सेशन का ओपन करना पड़ा, गोलियां चल रही हैं आज, टैबलेट्स आर वॉकिंग, सड़क पर गोलियां चल रही थी, टैबलेट्स वर वॉकिंग ऑन द रोड, है ना।
हाँ जी सही है। अच्छा ये तो हम पढ़ चुके थे, अभी जो शुरू किया है ये तो पढ़ चुके थे, नोट करना है, जल्दी कर लो। वो मैं लिख दूंगा आपके उस पर जाके लिख दूंगा, अभी छोड़ो इसको। ये जी डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटा जाएगा। कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होंगे, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स या सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। तो सारे एफओएच को हर डिपार्टमेंट में बांट देना है, इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट। इसको कहते हैं प्राइमरी एलोकेशन, पहली बार जो एलोकेशन हुई। फिर अगला मसला आएगा कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट्स का तो कोई ओएआर नहीं होता, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना, और प्रोडक्ट बन कहां रही है, प्रोडक्शन। तो ओएआर सिर्फ किसका निकलना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का। तो फिर दोबारा एक एलोकेशन करेंगे जिसमें प्राइमरी एलोकेशन में जो सर्विस डिपार्टमेंट्स को एफओएच जो है वो एलोकेट हुए थे, उनको भी इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट देंगे किसी न किसी बेस पर। ठीक है, ये भी एक अलग मुअम्मा है, इसके ऊपर भी तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं सीखते हुए। डिफरेंट तरीके हैं ना, डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, कभी सपोर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ इनको सर्विस दे रहे होते हैं, कभी सपोर्ट डिपार्टमेंट्स इनको भी दे रहे होते हैं और आपस में भी सर्विस दे रहे होते हैं। ठीक है, वो सर्विसेज कभी रेसिप्रोकल होती हैं, कभी नॉन रेसिप्रोकल होती हैं। तो ये मसले मसाइल, लेकिन कोई मसले नहीं है, बड़ा इंजॉय करने वाला काम है। एनीवेज नक्शा सामने आ गया। क्या करेंगे जल्दी बोलो। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में क्या करेंगे, सबसे पहले सारे एफओएच को सारे डिपार्टमेंट में बांटेंगे, प्राइमरी एलोकेशन किसी ना किसी मुनासिब बेस पर। या तो गिवन होंगे, ऑलरेडी एलोकेटेड होंगे, या आपको अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी किसी ना किसी मुनासिब बेस पर। ये करने के बाद फिर आप सेकेंडरी एलोकेशन में जाएंगे और सर्विस डिपार्टमेंट्स के एफओएच को भी उठाकर प्रोडक्शन में फेंक देंगे। यानी कि एफओएच 0 हो जाएंगे, यहां पर 0 आ जाएगा, ये डिपार्टमेंट्स के एफओएच आ जाएंगे। हर डिपार्टमेंट की कोई मुनासिब बेस पकड़ेंगे और हर डिपार्टमेंट का ओएआर निकल आएगा। कैसे, इससे भी पीछे ना जाना पड़े। शुक्र है। ये देखो जी, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, एफओएच। इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के एसेट्स की, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड पावर। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल एंड पावर में क्या फर्क होता है। इलेक्ट्रिसिटी होती है ये एसियों की, बत्तियों की, पंखों की, लाइटिंग वगैरह भी, ये छोटे मोटे बिजली। लेकिन फ्यूल एंड पावर कहते हैं बड़ी मशीनों के लिए जो बिजली चाहिए होती है। एनीवेज, हीट एंड लाइट फैक्ट्री की, जाहिर है। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ वर्कर्स, ये सब क्या है, एफओएच। अभी तक क्या हो रहा था, पिछले सिस्टम में क्या हो रहा था, ये सब का टोटल, अभी थोड़ी देर पहले वो सवाल मिट गया, माजरत, काश के पड़ा होता सवाल, तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ नजर रहा था। आप तो देख सकते हैं ना, अभी सवाल किया। देखो अगर एफओएच के अंदर 3-4 आइटम्स आए थे, उनमें क्या था, डेप्रिसिएशन थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इलेक्ट्रिसिटी थी, इंश्योरेंस नहीं थी, तो कल वाले में होगी। बात समझ आ रही है ना। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये सारे खर्चों को हम इकट्ठा करके एक टोटल फिगर निकालकर उसको एक बेस से डिवाइड करके एक ओआर निकालते थे। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में क्या हो रहा है, जमाई लेने वाले भाई, इन सारे खर्चों को हम क्या करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करेंगे। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, मसलन ये मेरे एग्जांपल है ना, कोई डेटा नहीं है, एग्जांपल है। ठीक है, मसलन गिवन है, सवाल में बताएगा कैसे, अभी सवाल करके देखेंगे, सवाल किए बगैर तो नहीं पता लगना। ठीक है, सवाल में बताएगा इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो टोटल 150 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3, सर्विस ए और सर्विस बी, ये कुछ डिपार्टमेंट ने ऐसे बना ली। ये एग्जांपल है फॉर्मेट के अंदर, बस ये बनाना था आपकी क्लास में, वो ना बनाया लग गया। लेकिन जितना दिखा रहा हूं बारी बारी देखना है बस, ए मेहरबानी करो, मैं बैक भी नहीं कर सकता इसको। एक काम हो सकता है, कुछ तो छुपा सकता हूं थोड़ा बहुत, नजर आ रहा है जी। ऐसे ही मसलन आपको इनडायरेक्ट लेबर सवाल में दी गई है टोटल 120, और गिवन है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में इतनी, 2 में इतनी, 3 में इतनी, सर्विस ए में, सर्विस बी में इतनी। ठीक है, तो वो गिवन आपने एज इट इज लिख दी। ठीक है, उसके बाद रेंट आया, तो रेंट गिवन नहीं था, मतलब रेंट गिवन था, रेंट एलोकेटेड नहीं था। तो फिर सवाल के अंदर कोई ना कोई बेस मुनासिब गिवन होगी, डिफरेंट बेसिस होंगी, सिलेक्ट आपने करना है, दोबारा जमाई लेने वाले भाई। ठीक है, डिफरेंट बेसिस, अभी सवाल में जाकर देख, डिफरेंट बेसिस गिवन होंगी, आपने उसमें सिलेक्ट करना है कि रेंट के लिए मुनासिब बेस कौन सी है,
तो भाई रेंट के लिए मुनासिब बेस फ्लोर एरिया ही है, तो फ्लोर एरिया की बेस पर आप एलोकेट करेंगे 500 जी टोटल रेंट है और इतना 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 एलोकेट हो गया। ऐसे ही ये मुनासिब बेसिस कौन सी होनी चाहिए, ये ICAP ने भी अब अपनी किताब में डाल दिया, हमने नोट्स में डाला हुआ था, वैसे ही ऐसा आसानी होती है ना, बच्चे के लिए आसानी कर दी, मेहरबानी उनकी, ठीक है। तो एलोकेशन की मुनासिब बेस क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री। अच्छा, आपके ख्याल में फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, पूरी फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन आ जाए, लेट्स से बिल्डिंग है हमारी, उस फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है, पूरी फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन को किस बेस पे बांटना चाहिए? असल में मुनासिब नजर आ गया ना, इसलिए एसिड की कॉस्ट मुनासिब है। वैल्यू, सवाल में बुक वैल्यू गिवन हो या वैल्यू गिवन हो, कॉस्ट गिवन हो, ठीक है, उस बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन को बांटना जरूरी है ना, क्योंकि देखें जिस डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा महंगे एसिड्स होंगे उस डिपार्टमेंट्स की डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होनी चाहिए, उन्हीं को ज्यादा एलोकेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर तो क्या है, कॉस्ट ऑफ एसिड। बाकी ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, फ्यूल पावर, किलोवाट आवर्स, लाइट एंड हीट, लाइटिंग पॉइंट्स, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। क्या मतलब, ये क्या है, FOH और बेस। ये बेस क्या है, एलोकेशन की बेस। ये इंश्योरेंस ऑफ मशीन जो है उसमें कॉस्ट ऑफ मशीन क्यों ले रहे हैं जी? ज्यादा क्या, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या बोला है, ज्यादा ज्यादा बोलो ना यार, बोला करो ना यार। कॉस्ट ज्यादा होगी तो, कॉस्ट ज्यादा होगी तो बोल दो ना यार, कुछ नहीं होता, गलत। इंश्योरेंस ज्यादा होगी, क्यों क्यों क्यों? हाँ अच्छा, आपने क्या बोला, कॉस्ट ज्यादा होगी तो चलेगी ज्यादा, हाँ क्यों, इंश्योरेंस क्यों ज्यादा देंगे? तो कॉस्ट ज्यादा तो क्या हुआ, इंश्योरेंस क्यों ज्यादा देंगे? देखें जी, जितना महंगा एसेट होगा उतनी ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, क्योंकि कवर देना है ना इंश्योरेंस वालों ने। तो सही कह रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करके बोलता हूँ ना तो डर जाते, पता नहीं क्या हो गया। नहीं सही है, सही बोल रहे हो तो यार, आप दिलेरी से बोला करो, आप लोगों को तो वैसे भी नहीं डरना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स वगैरह वगैरह। खैर ये पूरा एक टेबल है, ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। देखता हूँ शायद पहले ना पढ़ाऊँ, पहले आप सवाल करें ना, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़बानी बातें चल रही हैं, फिर एलोकेशन के लिए पूरा टेबल मौजूद है, मसला नहीं है। और सवालों में खुद प्रैक्टिस भी होती जाएगी, 4-5 सवाल कर ले तो वो टेबल आप खुद बना ले। अब जो देखें, ये सब कुछ क्या हो गया, एलोकेट हो गया। मसलन कॉस्ट गिवन हुआ करेगी और उसको किसी न किसी बेस पे या गिवन होगी, बेसिस गिवन होंगी, या हम खुद सेलेक्ट करके किसी एक मुनासिब बेस पे उसको बांट लेंगे। अब पर्चे में कोई एक बेस आपसे गलत हो गई तो 0 नंबर तो नहीं हो जाएगा, उस एक का नंबर कट जाएगा बस, बाकी फिर भी मिलेंगे। और गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। यहां से आपका आ गया टोटल, ठीक है। अच्छा, मैं जैसे कह रहा हूं, मसलन किसी ने हीट एंड लाइट को लाइटिंग पॉइंट की बजाय लेट्स से एरिया से बांट दिया मसलन। अब एग्जामिनर के ख्याल में वो लाइटिंग पॉइंट से बटना चाहिए था, तो अगर इस सारे काम के 5 नंबर थे तो उसका 1 या आधा नंबर कट जाएगा। लेकिन फिर इस फिगर को आगे लेकर चलना है तो उस पर नंबर नहीं कटते, यही अकाउंटिंग का असूल है, ठीक है ना। खैर ये जनाब सारे डिपार्टमेंट्स को आपने सारे FOH बांट दिए, ये टोटल FOH होते हैं, टोटल FOH जो आज तक इकट्ठे हम ले लेते। सिंगल OAR में क्या करते थे, सारे FOH को ये वाले FOH पकड़ते थे, लेकिन अब इन्हीं को क्या कर दिया हमने, डिपार्टमेंट वाइज। लेकिन अब अगली मुसीबत खड़ी हो गई, वो क्या, इनका भी OAR निकालेंगे। एक प्रोडक्ट बनी तो कैंटीन में कितने घंटे वो प्रोडक्ट घूम के आई थी, बात समझें। एक प्रोडक्ट बनी, मैंने कहा जी एक प्रोडक्ट मेरी बनी है और मेरा जो है वो मशीन आर्स मैंने बेस बनाई हुई है, तो वो प्रोडक्ट, वो जैकेट जो है वो कितनी देर कैंटीन में जाके बैठी रही थी, जैकेट चाय पीने गई हो, कितनी देर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट गई थी, है ना मसला है ना। तो हमने सर्विस डिपार्टमेंट्स का OAR नहीं निकालना होता, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं तो फैक्ट्री में ही, FOH तो उनको भी चार्ज हुए पड़े। अब क्या करें, ये प्राइमरी एलोकेशन थी, अब सेकेंडरी एलोकेशन करें। सेकेंडरी एलोकेशन में हमने क्या करना होता है, एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट से FOH टू प्रोडक्शन। वो कोई ना कोई मुनासिब बेस होगी, आज पहले दिन से गिवन होगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंडरी एलोकेशन में क्या करते हैं, ये एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें क्या होगा, निकालो इसको यहां से, ये देखो माइनस किया, जितनी कॉस्ट बढ़ी हुई माइनस करेंगे और उसको तीनों डिपार्टमेंट बांट दिया। यहां पे क्या बच गया, 0। ऐसे ही सर्विस डिपार्टमेंट A को निकालो और उसको भी बांट दो तीनों में, यहां भी क्या हो गया, 0। अब ये दोनों 0 हो गए, FOH आ गए। अब हर डिपार्टमेंट की मुनासिब बेस लेंगे, हर डिपार्टमेंट का
OAR आ जाएगा। ये जनाब आपका फॉर्मेट, ठीक है जी। तो ये फॉर्मेट आपका इंशाल्लाह इतनी बार बनेगा, इतनी बार बनेगा, इतनी बार बनेगा कि आपको याद होगा इंशाल्लाह। लेकिन बेशक इसकी पिक्चर ले लें अगर लेनी है तो। यही फॉर्मेट अभी बोर्ड के उस तरफ बनने लगा है पहले सवाल के अंदर। तो प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। आई एम मिसिंग माई पेन। क्लास कितने बजे तक है? इंशाल्लाह सवाल करते हैं वो हो जाए ताकि। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, ज़रा बेसिस आपके नोट्स में ही लिखी हुई है कहीं पे, आपको पता ही नहीं है इस चैप्टर में। हाँ जी, इसको इधर ही रहने देते हैं और ये बेचारा ऐसे ही रह गया। ओह, ये तो दिखाया ही नहीं। ये किसी बच्चे ने सवाल पूछा होगा तो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। फिलहाल आपके सामने बस इतनी बात है जो सिखाई है, ठीक है। वैसे ये ज़बानी आपको ही बताया हुआ है, अभी फिर बता दूंगा, चलो अभी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, स्टार्ट ऑफ द पीरियड क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज बजटेड FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे, यही जो अभी आप देख कर आइए शीट ही थी। और फिर डिपार्टमेंट वाइज OAR निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड OAR को, अच्छा ये बच्चे ने सवाल पूछा था शायद पिछली बार कि अगर एब्जॉर्ब कैसे कराएंगे, ये बताता हूँ बाद में, फिलहाल जरा पढ़ें। डिपार्टमेंटल OAR जो निकला हुआ है उसको यूज करके प्रोडक्ट की कॉस्ट में FOH को एब्जॉर्ब करवाएंगे और एंड ऑफ द पीरियड पे क्या करेंगे, हाँ जाहिर है हमने FOH का वेरिएंस निकालना है और वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्चुअल और एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब और एक्चुअल अगर सिंगल रेट था तो एक एक फिगर ही थी, लेकिन अगर डिपार्टमेंटल है तो ये भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब अगर डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम है और आपने वेरिएंस निकालना है तो आपको एक्चुअल FOH भी डिपार्टमेंट वाइज चाहिए होंगे, यानी वही डिपार्टमेंट वाइज बजटेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट थी ना FOH की, तो यहां पर डिपार्टमेंट वाइज एक्चुअल FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनेगी। ऐसी ही शीट होगी, बस उसमें FOH बजटेड नहीं होंगे, एक्चुअल होंगे। एक्चुअल FOH आएंगे, एब्जॉर्ब से कंपेयर करेंगे और क्या आ जाएगा आपके पास, FOH का वेरिएंस। ओके, गॉट इट। अब किसी बच्चे ने ये सवाल पूछा होना है ना, तो देखो सही है क्या लिखा हुआ। हाँ कि जी मसलन में हमारे कैसे एब्जॉर्ब होगा, तो मैंने फिर उसको मिसाल दी कि मसलन हमारे दो डिपार्टमेंट्स, ठीक है। डिपार्टमेंट A का OAR निकला है 1.5 पर मशीन आर, डिपार्टमेंट B का OAR निकला है 0.75 पर मशीन आर, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट A है, इन दोनों डिपार्टमेंट से गुजर कर आती है, तो इसकी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी। हमने कहा जी एक प्रोडक्ट A के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर 10 किलो मटेरियल लगता है और 1 किलो 5 रुपए का, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी हो गई 50। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A के ऊपर 15 घंटे लगते हैं और 3 रुपए पर घंटा हम उन्हें पे करते हैं, तो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी होगी 45। एक प्रोडक्ट A जो है वो डिपार्टमेंट A के अंदर 12 घंटे मशीन पर काम करती है, मतलब मशीन उस मशीन डिपार्टमेंट A के अंदर प्रोडक्ट A 12 घंटे रहती है, यानी उसके ऊपर डिपार्टमेंट A में 12 घंटे मशीनें काम करती हैं और डिपार्टमेंट B में 4 घंटे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट A का रेट क्या निकाला था हमने 1.5 पर मशीन आर, डिपार्टमेंट B का क्या निकाला था 0.75, ये निकला होगा ना, यही तो निकालना सिखा रहे हैं अभी। अगली बात तो होती नहीं है सवालों में, बहुत कम है, आगे जाके आएगी, लेकिन हम यहां पे रुके हुए हैं। ये डिपार्टमेंटल FOH एब्जॉर्प्शन, FOH की जो डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाई है डिपार्टमेंटल, उसमें एंड पे क्या निकाला है FOH का डिपार्टमेंट वाइज है OAR, वो ये है, ठीक है। यहां पर बस सवाल खत्म कर देता है, लेकिन अगर आगे बढ़ेगा तो ये होना है एंड पे। ये पहले से सिखा के आ रहा हूं कि एक प्रोडक्ट A अगर दो डिपार्टमेंट से गुजरती है तो डिपार्टमेंट A में 15 घंटे उस पर काम हो रहा है, 12 घंटे काम हो रहा है, डिपार्टमेंट B में 4 घंटे। अब डिपार्टमेंट A का OAR क्या निकाला है हमने 1.5 रुपए पर मशीन आर, तो फिर कितने FOH डिपार्टमेंट A के प्रोडक्ट A के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, बोलो कितने, 1.5 इंटू 12 मशीन आवर्स। ले आए जी। अच्छा, और इसी तरह से डिपार्टमेंट B, अब ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी और ये तीनों मिलकर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH कॉस्ट मिलकर टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल आएगी। बात समझ आई है, एंड रिजल्ट समझ आया। अब आप कहां पे चल रहे हैं इस वक्त, इस वक्त हम यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, यहां पर जी, ये लो हो गया ना, ये लो। तो ये जनाब डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम है।
अब चूंकि सारी बात बोल बोल गला भी थक गया मेरा, तो ये अब मैं इंशाल्लाह यहाँ से सारा कॉपी करके उधर ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल अब यहीं से देख लें आप, ठीक है? डन हो गया, सही हो गया। अब चलते हैं सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले ये किसको समझ नहीं आया, ये डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ना होने के बराबर इसके सवाल है, कोई आगे जाके एंड पे जाके 1 2 3 सवाल शायद आए जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट निकलवाता है, लेकिन ये पता ना हो तो बंदा हवा में होता है कि मैं कर क्या रहा हूं, वो लकीर का फकीर बना होता है, लाइन का बैगर। हाँ जी, एफओएस का चैप्टर आएगा, उसमें ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट दिए होंगे, ऐसे करके फॉर्मेट बना के शीट बनाऊंगा और बस सवाल खत्म। असल कहानी क्या है, डिपार्टमेंटल एफओएस की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाई, डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंटल रेट निकाला, डिपार्टमेंटल रेट निकाल कर रख लिया। अब एक प्रोडक्ट ए है, ये मैंने जो मिसाल में दी, वो हमारे 2 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से होकर गुजरती है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर एफओएच एब्जॉर्ब करवाने हैं ना, मटेरियल और लेबर तो एक्चुअल कॉस्ट आ गई, एफओएच कैसे एब्जॉर्ब करवाएं, ऐसे डिपार्टमेंट ए का रेट हमने ओआर जो निकाला होगा, कहां निकाला था, ये जो ओआर निकला होगा, ये डिपार्टमेंट, लेट से 2 डिपार्टमेंट्स हमारे पास ए और बी, अच्छा तीसरा नहीं है समझो, ये तो ये ओआर ए का 1.5 रुपए पर मशीन आर, ये 0.75 पर मशीन आर लेट से निकला है, ठीक है, दोनों का रेट निकला हुआ था। अब यही रेट यूज करके हमने ये कितने घंटे ए पर लगे जी, ए में डिपार्टमेंट ए में प्रोडक्ट ए पर कितने घंटे लगे 12, और डिपार्टमेंट बी में 4, तो दोनों के रेट से मल्टीप्लाई किया, एफओएच कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी प्रोडक्ट की कॉस्ट में, देख 2 3, ये टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट ए। समझ आ गई? ये असल में एंड रिजल्ट ये है, लेकिन हमारा ये टॉपिक हमें कहां घुमा रहा है, अभी 2 सवाल किया आपने सिंगल रेट के, क्या निकलवाया था उसने, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो नहीं निकलवाई। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी 90% क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिनमें बस ओआर निकलवा के छोड़ देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि चल क्या रहा है, पहुंचना कहां पे है, ये चीज जो निकाल रहे हैं ये कहां पे यूज होनी है, यहां पे यूज होनी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने, बता ही दो इसको, बता ही दो कितना आता है, ये मेरी मिसाल तो पूरी कर दो ना, फिर कुछ तो तरक्की हो पिछली दफा से, 18 और 3, तो अब इधर देखो ये क्या है, एफओएच की कॉस्ट, क्या है जी, हाँ ये एफओएच की कॉस्ट, और प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ना 3 चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, ठीक है, तो एफओएच की कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट ए के अंदर जो आपने शामिल की, बोले 18 जमा 3 21, तो अब ये वो बेसिक्स के अंदर जो हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर 3 चीज होती है, यहां तक कहानी, ये एंड तक कहानी यही चलती रहेगी। अब 50 जमा 45 जमा 21, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, लेकिन कौन से वाले हैं मजबूरी में करने पड़ रहे हैं हमें, एब्जॉर्ब वाले, क्योंकि एक्चुअल को तो हमें एंड में जाके पता लगता है, तो इसीलिए ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हम एक बजटेड एस्टिमेटेड रेट निकाल कर चीज बनाते जाते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते जाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल बनाते जाते हैं, और एंड पे जाके देखते हैं अंडर ओवर की एडजस्टमेंट उसी कॉस्ट ऑफ सेल में कर देते हैं, पीएनएल के अंदर एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो कितना बना जी, 116 रुपए की कॉस्ट है जनाब, एक प्रोडक्ट ए 116 रुपए में बनती है, तो ठीक है, फिर 116 रुपए में अगर ये बनी है प्रोडक्ट ए, तो फिर इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई, ओके ठीक है। तो इंशाल्लाह ये फॉर्मेट्स में आपके, मतलब फॉर्मेट भी और ये वाली भी मैं उधर कॉपी करके ले जाऊंगा। फिलहाल अब मेरा दिल है हम बगैर किसी इंतज़ार के सवाल को शुरू कर लें, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको दिखा दूं जो बेसिस की बात कर रहा था वो ये है। पहली बात, ये जो एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट मैंने आपके सामने ओपन की थी ना, उसी जैसी ये शक्ल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, आपके नोट्स में भी ये फॉर्मेट है, नोट करे या कोई ना करे तब भी काम चलेगा, देखो वैसा ही है, बस डिपार्टमेंट 2 कर दिए, फिर राशिब होता पै रहा सी, फॉर्मेट में डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के भी 2, सर्विस के भी 2, ऐसे ही कुछ चीज़ें लिख दी, ऐसे ही फॉर्मेट, सेम यही फॉर्मेट आपको बनवाऊंगा, आज कल परसों रोज बनेगा, अगले 3-4 दिन यही बनता रहेगा, 5 दिन तक शायद चले, ठीक है, सही है। अब ये जो है ना, ये बेस 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 गिवन है, फिर तो क्या है कि कोई कॉस्ट उसने खुद ही बांट कर दे दी, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बेस खुद सिलेक्ट करनी पड़े तो उसके लिए क्या तरतीब है। अब आईकेएफ ने इस बार जो टेबल डाला है ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो मुनासिब बेस है, जाग के बैठे सारे, जो डाला है ना इन्होंने टेबल, उसमें सिर्फ एक ही प्रेफरेंस रखी हुई है, ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ जो टेबल रखा हो इसके अंदर मैंने इस तरह से बना दिया है कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, फिर वो ना हो तो फिर किधर जाओ, फिर वो ना हो तो किधर जाओ, तो यहाँ पर मैंने इस टेबल को ज़रा, जाग के बैठे सारे, इस टेबल को ज़रा मैंने ऐसे वो
बना दिया है कि बिल्डिंग रिलेटेड खर्चे, प्लांट मशीन रिलेटेड खर्चे, एम्प्लॉय रिलेटेड खर्चे और फिर उसके अलावा अदर्स। तो इसमें क्या है, ये देखो डेप्रिसिएशन के लिए, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन के लिए सबसे बेहतर क्या बेस है, कॉस्ट। सवाल में नहीं गिवन तो किधर चले जाओ, फ्लोर एरिया पे, ये इस तरह से टेबल बनाओ, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए भी बेहतर क्या है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अगर ना हो तो फ्लोर एरिया। रेंट के लिए कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नहीं रेलेवेंट होती, बल्कि होता ही क्या है, फ्लोर एरिया, पहली प्रेफरेंस ही वही है। क्लीनिंग एक्सपेंसेस, सफाई करने वालों के लिए उनकी क्लीनिंग, जो सफाई जेनेटोरियल स्टाफ जो है हमारा पूरी फैक्ट्री के अंदर सफाई कर रहा है, तो उस वो भी तो डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो भी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ही है। उसको कैसे एलोकेट करें, अब भाई जिस डिपार्टमेंट का ज़्यादा एरिया है उसको उनकी सैलरीज का खर्च, उसका खर्चा जो है उसको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए ना, ज़्यादा टाइम वहाँ सफाई करते होंगे, तो किस बेस पे ज़्यादा बेहतर है क्लीनिंग का खर्चा, फ्लोर एरिया। कूलिंग हीटिंग एसी के खर्चे, बत्तियों के खर्चे, फ्लोर एरिया। लाइटिंग एक्सपेंसेस अगर दे दे तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, लाइट पॉइंट्स अगर कभी दे दे तो, यानी ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 50 लाइट पॉइंट्स हैं, 7 वाले कमरे में 60 हैं और नीचे वाले कमरे के अंदर जो है वो 200 है लाइट पॉइंट्स, तो फिर जितने लाइट पॉइंट्स ज़्यादा उतने लाइटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होने चाहिए ना। अगर ये ना हो तो फिर इधर भी फ्लोर एरिया ही चलेगा, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए फ्लोर एरिया बेहतर, ठीक है। अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस, एक डिपार्टमेंट जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड्स का है, यार्ड ज़्यादा हो गए, 500 स्क्वायर फुट का है, ठीक है, और एक कमरा जो है वो 250 स्क्वायर फुट का है, और दोनों को रिपेयर करना है। रिपेयर क्या करना है, नीचे से प्लस्तर खराब हुआ है, मिस्त्री ने आना है वहाँ से उसको जो है वो खुतरना है, उसको साफ करना है और नया प्लस्तर करना है और पेंट करना है। तो 500 स्क्वायर फुट वाले के ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा खर्चा होगा, और 250 वाले पे कम। तो रिपेयर बिल्डिंग की हो तो उसके लिए बेहतर क्या है, फ्लोर एरिया, सही है। ऐसे ही मशीन से रिलेटेड खर्चे, तो डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यू ऑफ मशीन, अगर ना हो तो मशीन आवर्स, ठीक है। ऐसे इंश्योरेंस है, वैल्यू ऑफ मशीन ना हो तो फिर मजबूरी में मशीन आवर्स। रिपेयर मेंटेनेंस आवर्स, क्या मतलब, मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट अलग था ना, ठीक है। मेंटेनेंस वाले कटिंग सीविंग फिनिशिंग डिपार्टमेंट की मशीनों की मेंटेनेंस के लिए आते हैं, ठीक है जी, हर हफ्ते वो जनाब मशीनों की मेंटेनेंस करते हैं। अब कटिंग डिपार्टमेंट की मशीनें 2 घंटे में जो है वो ट्यूनिंग करके उनकी साफ सुथरा करके लगे जाते हैं, और सीविंग मशीनें जो है वो 15 घंटे के अंदर जाके होती हैं, और फिर फिनिशिंग मशीनें आधे घंटे में हो जाती हैं। तो जितनी देर मेंटेनेंस पर लगती है किसी मशीन के ऊपर, नॉर्मल जो मेंटेनेंस है उनकी नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस रूटीन में चलती रहती है ना जो मेंटेनेंस, ठीक है। तो जिस डिपार्टमेंट की मशीनों पे ज्यादा मेंटेनेंस आवर्स लगते हैं उनको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे भी ज्यादा एलोकेट होने चाहिए ना। तो पहली चीज क्या, मेंटेनेंस आवर्स ना हो तो वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि जितना महंगा एसेट होगा उतनी महंगी उसकी मेंटेनेंस होगी। ये भी ना हो तो फिर मशीन आवर्स तो है। ऐसे ही पावर या इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स, ना हो तो हॉर्स पावर, ना हो तो मजबूरी में मशीन आवर्स। फ्यूल क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम, कभी कभी अमाउंट भी बता देता है लेकिन वैसे क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये मुनासिब बेस। एम्प्लॉय रिलेटेड खर्चों के लिए इंश्योरेंस है, अगर एम्प्लॉयज की करवाई है तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लोगे, ठीक है। हेल्थ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कैंटीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सुपरविजन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लीविंग कैफे टोटल नंबर, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए इनडायरेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। अब ये तो हो गई सबसे पहली प्रेफरेंस कि ये खर्चों में से कोई भी आए तो उन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस पे उसको बांट लो। लेकिन अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ना गिवन हो तो ये सारी एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट जो एफओएच इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनको डायरेक्ट वेजेस की बेस पे भी बांट सकते हैं। डायरेक्ट वेजेस नहीं है, आपको एफओएच में डायरेक्ट वेजेस आ गई, इनडायरेक्ट वेजेस हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, इनडायरेक्ट सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, ठीक है, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट या ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे अव्वल तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस पे बांटो, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस पे, और ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज की बेस पर। लेकिन अगर ये बेस ना गिवन हो तो फिर सारी एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट के लिए एक मुनासिब बेस क्या है, डायरेक्ट वेज। मतलब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर भी वहीं ज्यादा होगी जहां डायरेक्ट लेबर होगी ज्यादा, वहीं पर हेल्पर भी ज्यादा होंगे। एक कमरे में 10 मिस्त्री लगाए हुए हैं आपने, एक डिपार्टमेंट में आपने 5 मिस्त्री लगाए हुए हैं, तो मजदूर भी उसी हिसाब से होंगे, मिसाल ले रहा हूं, ठीक है, और सही है ना। तो ये एक नॉर्मल असम्पशन होती है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदर एफओएच की कॉस्ट जो है उसमें डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स हैं, स्टोर रूम एक्सपेंसेस, पैकिंग कॉस्ट, इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, सवाल कर लें, टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है। आ जाए ले जी,
क्वेश्चन नंबर 12 ये हम कर रहे हैं। अच्छा देखो कितना अच्छा हो गया ना कि पेन आ गया, क्योंकि मैं अभी इंशाल्लाह यहां पर लिख सकूंगा। ये होमवर्क है 13वां, मैंने नहीं पढ़ा, देखी जाएगी। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। कंप्यूट करें सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये बाद में करते हैं। कंप्यूट करें डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन अकॉर्डेंस विद फॉलोइंग। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करें ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन आवर्स और फैब्रिकेशन के लिए मशीन आवर्स, जबकि फॉस्फेट और पेंटिंग के लिए। अच्छा पहले उसने क्या किया भला, असल में ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं फैब्रिकेशन, फॉस्फेट और पेंटिंग, ये दोनों तो क्या हैं। अब यहां पर जनाब ये रुपीस के अंदर कॉस्ट गिवन है, ठीक है, और आगे फिर क्या है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी, पता नहीं किसमें क्यों लगता है मुझे कुछ ये गलती होगी, मिटा मुटू दिया इसमें। चलो देख लेते हैं जाके असल सवाल को। अटेम्प्ट कौन सी, 2008, सही है। डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और यूज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, मेंटेनेंस लेबर आवर्स और इंस्पेक्शन, ये सारे खर्चे जो है ना, ये सारे खर्चे, ये देखो ये एलोकेटेड है, सारे के सारे एलोकेटेड है यार, इसमें तो कुछ एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा सवाल अगला ना करा दो, चलो ठीक है, खैर है, चलो फॉर्मेट समझ लो, टाइम भी कम है आज, सारा कुछ ही एलोकेट करके दिया हुआ है, सिर्फ फॉर्मेट ही समझना है। एनीवेज बहरहाल सारे खर्चे एक बार सारे डिपार्टमेंट्स को एलोकेट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है जी, उसके बाद कह रहा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो कि एक एसडी है ना, उसको आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट देना है। किस बेस पर, क्या रहा है, तो ठीक है, कौन से लेबर आवर्स होंगे फिर, मुनासिब मेंटेनेंस लेबर आवर्स ही होंगे, ठीक है। जबकि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी जो कि एक सर्विस डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्शन भी सर्विस डिपार्टमेंट है, पता है ना, तो देखो लिखा हुआ, उसको एलोकेट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स, वो भी गिवन है। तो ये होने के बाद इनकी कॉस्ट जो हो जाएंगी वो जीरो हो जाएंगी और रह जाएंगी सिर्फ और सिर्फ, अब इनकी बेस उसने क्या बताई है कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के लिए मशीन आवर्स बेस है, जबकि फॉस्फेट और पेंटिंग के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स। सही है तो चलो जी काम शुरू करते हैं, लेकिन ना एक दफ़ा मेरा दिल है कि स्प्रिंग, केड़ा है स्प्रिंग, कौन सा सवाल अटेम्प्ट कौन सी इसकी, ऑटम 2000, कौन सा सवाल है, सोल्यूशन तो नहीं होना यहाँ पे, सवाल तो होगा ना, लंग गया लगता है, इसमें तो है ही 7 क्वेश्चन। अच्छा 6, मैं भी कहूँ, ये देख, अच्छा माशाल्लाह से यहाँ भी उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, ऊपर रुपीज इन 1000 है। प्रोडक्शन कैपेसिटी फिर खुद ही लिख लेता हूँ मैं, यूनिट्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है जी, जाहिर सी बात है मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, ये यूनिट्स ले लो। डायरेक्ट लेबर आवर्स जाहिर है आवर्स है, मशीन आवर्स जाहिर है आवर्स है, लिखा ही हुआ है वैसे तो, और ये भी क्या है आवर्स और आवर्स। ओके, ये ऊपर ना डबल अंडरलाइन लगी हुई है कि ऊपर रुपीस वाली कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, खर्चे यहाँ पर यहाँ तक थे ऊपर तक, ठीक है। ओके चले, अब चलें, यही सवाल है हमारा, और हम बजटेड एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, जैसे अभी आपको दिखाया था। एफओएच एक्सपेंस, एफओएच जो एफ एक्सपेंस है उसका नाम लिखेंगे, अगले कॉलम में बेस लिख लेंगे, फिर टोटल, और उसके बाद डिपार्टमेंट्स के कॉलम, जितने डिपार्टमेंट्स उतने कॉलम। क्वेश्चन नंबर, आज कुछ भी नहीं सिखाया आपको मैंने सिवाय गपशप के और थोड़ा फॉर्मेट, बोझ नहीं लेना खाम खा का, ठीक है ना। आज कुछ भी नहीं किया हमने, आज बस ऐसे ही थोड़ा सा डिपार्टमेंटल एफओएच को सीखा है, थोड़ा फॉर्मेट सीखा है, और डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम हो गया वैसे तो, ठीक है, लेकिन अब उसको मजीद पक्का करेंगे और ऐसा चीज़ें। खैर एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट, देखो ना कोई दिमाग पे बोझ नहीं महसूस हो रहा, आसान आसान बातें हैं ये जनाब हमने बनानी। अब एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस या कॉस्ट, एफओएच के जो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट हैं जो, ठीक है, उनके लिए कॉलम आ गया। उसके बाद
बातें ना करो भाई। यहाँ पे खर्चे का नाम आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, कोई मुनासिब बेस उसकी जो है बेस यहाँ पर लिख लेंगे। मतलब या तो एलोकेटेड होंगे, ऑलरेडी गिवन होगी उसकी, बल्कि ये सारी गिवन है, मुझे लगता है कोई शायद ही है जो एलोकेट करना पड़े, लेकिन अपना फॉर्मेट बनाना सीखना है ना आज तो हमने वैसे भी, ठीक है। तो इसलिए बेस यहाँ पर लिखेंगे कि जी इसकी बेस कॉस्ट ऑफ मशीन है, या इसकी बेस फ्लोर एरिया है, या इसकी बेस किलोवाट आवर है, या इसकी बेस लाइटिंग पॉइंट्स है, या गिवन है जो भी लिखना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेस के कॉलम में, ठीक है जी। उसके बाद जनाब टोटल अमाउंट कितनी है, तो टोटल रुपीस के अंदर। अच्छा, अब ये टोटल वाला कॉलम इस सवाल में वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है, उसने पार्ट ए के अंदर जो है ना वो आपको वैसे भी सिंगल OAR निकालने का बोला हुआ है। तो सिंगल OAR कहाँ से निकलेगा, टोटल FOH की बेस पर ही निकलता है ना जी, ठीक है। तो टोटल FOH इसी कॉलम में से निकल आएंगे, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारा डेटा जो है ना बच्चों वो गिवन है थाउजेंड्स में ना, ऐसा ही है। तो फिर मैं भी इसको थाउजेंड में कर लूँ, चल। बस फिर ये ज़हन में रखना है कि जब टोटल रुपीज इन थाउजेंड है, कि जब आपने आर्स वगैरह लेने हैं ना तो वो फिर आर्स भी थाउजेंड में हो, दोनों चीज़ें एक जैसी रखनी होती हैं। लें जी, ये तो जनाब आपके खर्चे खुर्चे नाम नूम आ जाएंगे। अब आगे आपने सवाल के हिसाब से कॉलम्स बनाने, ठीक है, बहुत आसान काम है, ठीक है। कॉलम्स बनाए जा रहे हैं। तो जी कितने डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन वाले आपके पास, 3 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है और 2 सर्विस है, तो 2 सर्विस। यहाँ पे हमने आकर लिखा जी, नाम बता दो जरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के। फैब्रिकेशन, फॉस्फेट, बातें क्यों कर रहे हो भाई, और पेंट। इनके ऊपर लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। ये कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, PDs। उसके बाद जनाब सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं 2, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस। अब इन सब में ना रुपीज इन थाउजेंड ही चलना है, ठीक है। मैंने दोबारा नहीं लिखा मादरत के साथ, उन जगह नहीं बची उसके। जाहिर है उसको बांटेंगे थाउजेंड वाली फिगर को तो थाउजेंड ही आएगी ना, ये मैंने जाहिर है कह के जान छुड़ाई है अपनी, आप लिख लेना ऊपर। अच्छा जी, ले जी शुरू करते हैं अब काम। बहुत आसान टॉपिक है। अभी तक क्या लगा, मुश्किल लगा? अभी तक है भी नहीं मुश्किल। इसलिए तो कहा है मैंने आपको कि जब ये सवाल आता है पर्चे में तो बच्चे के लिए ये 8 नंबर 7-8 नंबर पक्के ही हो जाते हैं तकरीबन। इसमें मार्क्स स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ले जी, अब मसला सारा इसके अंदर मेरे लिए तो फॉर्मेट बनाना ही था, बन गया। इसी को चेंज कराना तो करा लो, आपस में ना बातें किया करो, कल से अलग बैठना, ठीक है यार। अच्छा जी, अब सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल 6-7, ये तो गिवन है 6-7 जी। डायरेक्ट मटेरियल बोलो जल्दी 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 बोलो। खड़े हो जाओ सारे, सारी क्लास खड़ी हो जाए, स्टैंड अप, गर्ल्स भी स्टैंड अप, खड़े हो जाए सारे। क्या लिखा हुआ है, ये आपने क्या लिखवा दिया मुझे यहाँ पे? क्या ये FOH है? होश के नेल्स लें और बैठे। तो फिर ये दिया क्यों है सवाल में? इग्नोर करने के लिए भी हो सकता है। हाँ, और दूसरी चीज अभी पढ़कर आए हैं, ऐसा कोई खर्चा हो सकता है जैसे लेबर से रिलेटेड कोई खर्चा जिसके लिए कोई मुनासिब बेस गिवन ना हो, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज कर लेंगे, यही डायरेक्ट मटेरियल, या सॉरी डायरेक्ट लेबर है वो तो, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल
डायरेक्ट लेबर फिलहाल तो इग्नोर करने के लिए। एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कभी भी नहीं आना। खबरदार आइंदा ऐसी कोई बात आपने मेरे मुंह से निकलने भी दी तो उल्टा लिखवा ही दिया। नहीं आएगा। चलो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर भी एफओएच, लेकिन ये एज अ बेस किसी एफओएच को बांटने के लिए जरूर यूज हो सकता है, ये खुद एफओएच नहीं है। सो गए थे जरा, लगता है सवेरे सवेरे आते हैं, नींद आ जाती है। इनडायरेक्ट मटेरियल भी नहीं आएगा। अच्छा, तो इनडायरेक्ट मटेरियल है, और इनडायरेक्ट मटेरियल उसने सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर कहा है कि जी यूज होता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो वो कह रहा है वो कह रहा है, और बेस भी कोई नहीं यूज करनी पड़ेगी, बल्कि ये क्या है, गिवन। तो इनडायरेक्ट क्या चीज है, मटेरियल। अब आप बैठ के सोच रहे हो पर्चे में, यार ये कैसे हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल, ये इधर नहीं आया इधर आ रहा है। सोचने की जरूरत नहीं, पर्चे में जो चीज गिवन है वो गिवन है, जान दोगे। ठीक है, चुप करके बैठ जाओ जी। बेस कोई नहीं है जी, गिवन था ये कितना 30, और ये टोटल क्या बन गया। वैसे तो टोटल की जरूरत नहीं थी मुझे, अगर सिर्फ उसने डिपार्टमेंटल ओएआर मांगा होता, लेकिन चूं नक्का उसने टोटल एफओएच मुझसे सिंगल ओएआर भी मांगा, तो टोटल एफओएच चाहिए। चना नचा इस टोटल कॉलम को भी भरते चलें, एंड पे सिर्फ एक फिगर होगी, उसको पकड़ लेंगे, काम बन जाएगा अपना। दूसरा भी जी 105। नेक्स्ट, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। इस सवाल की तो अभी से ही निकल गई। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, ये भी गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये भी गिवन है। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स लेने हैं? जी हां, मैंने अभी तक किसी जगह पर फिक्स्ड और वेरिएबल का नाम नहीं लिया था, बल्कि मैंने एफओएच का नाम लिया है। हाँ, आगे जो चैप्टर करना है ना हमने एबीसी के बाद जाकर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, उसके अंदर वेरिएबल फिक्स को भी अलग रखेंगे। और नॉर्मली वेरिएबल ओवरहेड्स भी डायरेक्ट कॉस्ट की तरह से बन जाते हैं, मतलब जितने यूनिट्स बनेंगे उतना ही, और ओएआर नॉर्मली सिर्फ फिक्स्ड एफओएच का निकल रहा होता है। ठीक है ना, वो एस्टिमेट। लेकिन वो बात की बात है, फिलहाल तो टोटल एफओएच की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, गिवन। यानी इस सवाल में आपसे वो पूरा टेबल जो मैंने पढ़ाया यूज ही नहीं करवाया गया, लेकिन हो सकता है होमवर्क वाले सवाल में करा लिया जाए, इसलिए पढ़ाया हो। वो सवाल देखते हैं बाद में, पहले ये सवाल तो पहले। ठीक है, ले जी, ये भी गिवन, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये भी गिवन। तो गिवन है, मुझे बस लिखवा दो। नंबर 2 है अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, ओज गिवन। कितने जी, फैब्रिकेशन से शुरू हो जाओ। 100, तो फिर 100 की तरह क्यों बोला जाए? 200, 70, 100, 30, 15, 415। आप लोगों के नंबरों से 5 नंबर कम, 420 से 5 नंबर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स। बोलो फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये 480, 65, 115, 150, 210। क्या लिखूं यहां पर? फिक्स्ड ओज। ये भी क्या है, बस ये आपको करना पड़ेगा। अगर गिवन नहीं होगा तो जो बेस गिवन होगी उस बेस की बुनियाद पे, लेट से कि कोई कहता है कि जी मिसाल के तौर पे एरिया की बेस पे इसको बांटो। टोटल एरिया है जनाब 100 स्क्वायर मीटर, और एक डिपार्टमेंट का है 30, दूसरे का है 20, तीसरे का है 50, पूरे हो गए। तो फिर किसी खर्चे को बांटना हो तो क्या करोगे, वो खर्चा पकड़ोगे, ठीक है जी, और उसको डिवाइड करोगे 100 से, मल्टीप्लाई करोगे 30 से, ये आंसर आ गया। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100, ऐसे करके वो जो एलोकेशन होती है वो करनी पड़ सकती है। पता नहीं आपके होमवर्क वाले सवाल में ऐसा है या नहीं है, हो जाए तो कर लेना। मैंने तो भी नहीं कराया क्लास में, मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। अभी तो बिल्कुल इब्तिदाई इश्क है, इसकी पहला दिन है। समझ आ रहा है ना, काम बड़ा आसान है जी। 480 फैब्रिकेशन, 65, 115, 150, 210, टोटल 10।
अब जी सारे एक्सपेंसेस, ये टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस उसने दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये टोटल हमने नहीं लेने क्योंकि इसके अंदर ये भी शामिल है, हमने अपना टोटल कर लिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी एक मसला बाकी है, और वो मसला क्या है, वो मसला क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी ओवरहेड्स एलोकेटेड पड़े हुए हैं, ऐसा ही है। तो फिर एक बार यहाँ पर क्या कर लें, एक टोटल कर लें ताकि सर्विस डिपार्टमेंट्स को बांटा जा सके, और तो कुछ भी नहीं ना बचा, ठीक है। ये टोटल ऐसे ही रहना है, इस टोटल को मसला नहीं है जी। 680 बोलो, 215 जी, 210 और ये 240 है, 240 अच्छा 210, फिर क्या दो एक बार, क्यों लिखा है 210, और मैं खुद ना कर लूँ ये, अच्छा ये कितना है 310, बस जी आखिरी फैसला है। अच्छा क्या, जो मुझे कैलकुलेटर दे दो, आप लोग स्पून मारो, चलो शुक्रिया जी शुक्रिया। मैं ना बेटा ऊपर नहीं देख रहा था, प्लीज ज़रा ध्यान में रखा करें, कैलकुलेशन आपने बड़े ध्यान से करनी होती है, ठीक है। चले कोई बात, अब बताएं अगला काम क्या करना है। इनका तो यार निकल नहीं सकता, तो क्या करें, इनको भी इधर वंड दें, तो कोई ना कोई बेस होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं कहता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ, अब लेबर आवर्स, वैसे डायरेक्ट लेबर आवर्स भी गिवन है, पर डायरेक्ट लेबर आवर्स का ताल्लुक नहीं है जब मेंटेनेंस लेबर आवर्स अवेलेबल हो गए हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स तो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है जो लेबर उसके आवर्स है, तो मेंटेनेंस आवर्स जब गिवन है तो फिर मेंटेनेंस कॉस्ट को उसी बेस पे, यानी जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा मेंटेनेंस के घंटे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वालों ने काम किया उसी डिपार्टमेंट को ज्यादा कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। तो लेबर आवर्स का मतलब मेंटेन, ये लेबर आवर्स ये भी लिखे हुए हैं ना, मेंटेनेंस के अपने लेबर आवर्स ही होने चाहिए, ठीक है। अब इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि मैं आपको क्या बताऊं, 630 जमा 273 जमा 147 कितना बनता है, 10। अब ये 1050 टोटल मेंटेनेंस के लेबर आवर्स हैं, मेंटेनेंस के टोटल लेबर आवर्स हैं 1050, ठीक है। और मेंटेनेंस की कॉस्ट टोटल डिपार्टमेंट की जो आई पड़ी है उसको आपने बांटना है अब फैब्रिकेशन, फॉस्फेट और पेंटिंग में। वैसे कितनी कॉस्ट है देखो, टोटल 210। अब इस 210 को आपने बांटना है, तो फैब्रिकेशन को कितना बांट दें, आपने कहा जी 105, अच्छा सॉरी जेड़ा मैंने इतों दूरों नजर आया सी नेड़े, हाँ पहला पैसा मेंटेनेंस दूसरा है, तो जी अब इधर देखो 1050 से डिवाइड करो और 630 से, ये कैलकुलेटर पे आपने कर लिया, तो ये पहले इसी तरह से आपने वो जो सवाल अगर उसमें एलोकेशन करवाया किसी बेस पर तो ऐसे ही करनी होगी, ठीक है ना टोटल। अब इधर देखो कैलकुलेटर पे ये किया ना काम, देर वाला काम ये भी नहीं है, ये कैलकुलेटर पे किया ना। अब कैलकुलेटर में आपको पता ही है आपके वो ऊपर वाला बटन होता है, वो करोगे आप सिर्फ इसको मिटाओगे और इसको मिटाकर आप यहाँ पे 273 लिखोगे, फिर इक्वल दबाओगे, दूसरी आ गई। तीसरी बार बैलेंसिंग निकाल लिया करना, नहीं बैलेंसिंग निकालना तो यहाँ पे 147 भी लिखोगे तो आंसर हो ही आएगा, ठीक है। अब तो मेंटेनेंस आवर्स, यहां पे क्या लिखूंगा जी, सेकेंडरी एलोकेशन, क्या लिखूंगा जी, इसको सेकेंडरी एलोकेशन लिख लिया करें, या आलू काशन, या और आलू काशन ऑफ एसडीज टू पीडीज, टू पीडीज भी नहीं लिख रहा मैं, जगह तंग होगी, ठीक है, बल्कि लिख सकता हूं जरा तंग करके लिखूं तो, या एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट नहीं लिख रहा, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, आलू काटेड अभी हो जाएंगे, ये अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही एलोकेट कर देंगे सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट।
तो पहले कौन सा डिपार्टमेंट आपने पकड़ा है? मेंटेनेंस पकड़ा है, तो लिखो यहां पर मेंटेनेंस। अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 300। इसको यहां से निकाल दो, निकल गया, यहां पे क्या बचेगा? 0। और इसको इधर नहीं फेंकना अभी, ये भी कल नहीं, कल या शायद परसों जाके सीखेंगे कि ये आपस में भी एक दूसरे को सर्विसेज देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसको इधर 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 बांटना है, ठीक है। तो किस बेस पर बांटे? सवाल ने खुद ही बता दिया, मेंटेनेंस। तो यहां पर मैंने लिखा मेंटेनेंस आर, ठीक है जी। अब कैलकुलेटर का काम है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी है? 300। 300 डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय, समझ आया ना, ये भी कराया था, डिवाइड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय 630। आंसर बताओ। 1। फिर अब उस 630 को खत्म करो सिर्फ जाके और 273 लिख दो। नहीं सही? बेटा ये तो ले ही नहीं रहा मैं, इधर आके देखो ना, इधर आओ, इधर आओ। मैंने ना मेंटेनेंस आवर्स का टोटल किया यहाँ पे 630 जमा 273 जमा 147 इज इक्वल टू 10। ये वो टोटल आवर्स हैं मेंटेनेंस के। अब मेंटेनेंस की कॉस्ट है 300, उस 300 को इन आवर्स की बेस पे मैंने बांटना है। तो मैंने ये कैलकुलेशन करनी है 300 इंटू 1050 और 630। ये 630 क्या है? मेंटेनेंस आवर्स फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट की, और ये 1050 क्या है? मेंटेनेंस आवर्स टोटल। आप कन्फ्यूज कर रहे हैं इन रुपीस के साथ, ये कुछ और है, ये तो टोटल एफओएच है, ठीक है। चलें आप बताएं। 180 70। अब ये क्या किया आपने? यहां पे 630 हटा दिया, 273 लिखा, तो ये आपके फॉस्फेट डिपार्टमेंट के एफओएच, ये कॉस्ट आ गई मेंटेनेंस, ठीक है। फिर एंड पे मेरा मशवरा बैलेंसिंग निकाला करो, ताकि कोई राउंडिंग का डिफरेंस भी हो तो निकल जाए। आखिरी वाले को क्या कर लिया करो? बैलेंसिंग निकाल लिया करो जी। 300 खत्म, बोलो। ये 300 हमने बांट दिया रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मुनासिब बेस, जो कि क्या थी? मेंटेनेंस आवर्स। अब ये क्या हो गया? 0। 210 रह गया, इसको भी बांटना है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को बांटना है, तो उसने क्या कहा है सवाल में? इंस्पेक्शन आवर्स ले लें। अब इंस्पेक्शन आवर्स टोटल यहीं पे ही हो जाएंगे। ये भी कितने जी? इंस्पेक्शन आवर्स 1000 जमा 500 जमा 1500, 3000, ठीक है जी। अगर आप खामखा यहां पर कोई फर्किंग शो करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जैसे मैं एक की कर देता हूं, मैं कहता हूं जी यहां पर आप पर्चे में लिख देते हैं जी कि हमने क्या करना है जी, टोटल कॉस्ट लेनी है, उसको डिवाइड करना है टोटल, और इस तरह से मल्टीप्लाई। तो ये अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे। अच्छा, अब 3000 टोटल आवर्स है, ठीक है। कॉस्ट कितनी है? 200। इधर देखना जरा, देखना जरा, देखना जरा, देखना। 210 यहां से निकाल दो, 210 यहां से निकाल दिया हमने। अब यहां पे क्या रह गया? 0। लेकिन इसको बांटना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, तो देखो इधर 210 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 70, पूरा 70। अच्छा, 30, 10, ठीक है जी। अब क्या होगा जी? टोटल होगा, जिस टोटल के अंदर आपको यहां पर 0 नजर आएगा, यहां पर भी 0 नजर आएगा, और ये टोटल आ जाएंगे एफओएच आपके। अब जी कितने? 930। और जी? और जी? ये क्या आया है जी आपका? टोटल क्या लिखे जी इसको? क्या है ये? टोटल एफओएच की कॉस्ट, ठीक है। टोटल एफओएच कॉस्ट, टोटल एफओएच कॉस्ट आ गई ना जी। अब क्या करना है जी? देखो पहले क्या होता था, पूरे बिजनेस की टोटल एफओएच कॉस्ट आती थी। अभी आई तो टोटल एफओएच कॉस्ट ही है, लेकिन हर डिपार्टमेंट की अलग अलग, फैब्रिकेशन की, फॉस्फेट की, पेंट की, और हर डिपार्टमेंट का OAR भी अलग चाहिए।
तो आप डिवाइड किससे पहले लिखें, यहाँ पे क्या है, ये टोटल एफर्ट, वही बजटेड टोटल एफर्ट, क्योंकि वो ये डिस्ट्रीब्यूशन शीट किसकी बन रही है, बजटेड एफओएच की, तो ये फिर टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट आई है, ठीक है। लेकिन आई है डिपार्टमेंट वाइज, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, बजटेड बेस से, जो मुनासिब बेस है। अब बेस सवाल ने खुद अलग अलग बताई है, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेस से डिवाइड करना है, क्या कहता है जी, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के लिए क्या चीज सही है जी, मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स कहीं से जाकर देखो, ये मशीन आवर्स टोटल कितने, टोटल फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट कितने, 9000 घंटे, तो 9000 घंटों से इसको डिवाइड कर दो। अब चूनक्का ऊपर रुपीज इन थाउजेंड चल रहा है, चन्ना नच्चा, यहां पर भी बेस जो है वो थाउजेंड्स में, यानी 9 से डिवाइड करना, ठीक है। और अगर पूरे 9000 लिखने हैं तो फिर यहां पे भी 930,000 करो ना, ठीक है, और सही है। जी मेरे बच्चों पागल खानो जी, 10, तो ये ₹103.3 आ गया। ये क्या है जी, आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। इधर यूं भी लिख सकते हैं रुपीज, इसलिए नहीं लिख रहा रुपीज पर मशीन आर, क्योंकि पहले में मशीन आर है, दूसरे में कुछ और भी तो हो सकता है ना। तो 103 रुपए पर मशीन आर, ये क्या आ गया जी मेरे पास, फैब्रिकेशन का OAR। अब कोई भी यूनिट फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट से गुजरेगा तो जितने घंटे उस यूनिट के ऊपर काम होगा, फी घंटा 103.3 रुपए के हिसाब से एफएच उसको चार्ज हो जाएंगे। को मसला समझ आया है? यानी आज मैंने सिर्फ ये फॉर्मेट सिखाया और जो जबानी बातें की थी सिर्फ उन्हीं को ही पहुंचाया है आप तक फॉर्मेट के जरिए। आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये मुफ्त के नंबर है, इस सवाल में 70-80% आराम से मार्क्स आते हैं। मैं तो 70, मेरे जैसों के लिए कह रहा हूं, आराम से आते हैं। थोड़ा सा अगर अच्छा तैयार हो तो 90% मार्क्स भी आ जाते हैं आराम से, ठीक है। अब जी दूसरे बारे में क्या कहता है जी, कि बाकी दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए क्या बेस यूज कर लो। अब डायरेक्ट लेबर आवर्स, अब पता लगा डायरेक्ट लेबर आवर्स क्यों गिवन थे, यूज तो कहीं किए नहीं थे। तो 9600 और 12,000, यानी कि 9.6 और 12, 9.6 और 12, तो डिवाइड बाय 9.6 और यहां पर डिवाइड बाय 12, ठीक है जी। बेस आ गई ना, 25.83 पर लेबर आवर। यानी अब कोई प्रोडक्ट डिपार्टमेंट फॉस्फेट डिपार्टमेंट से गुजरेगी तो वहां पे मशीन नहीं, वहां पे लेबर आवर्स की बेस पे ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करवाएंगे। प्रोबेबली यहां पे लेबर ज्यादा काम करती होगी, तो हम मसलन ये कहेंगे जी एक प्रोडक्ट फॉस्फेट डिपार्टमेंट के अंदर आती है तो उसको 3 घंटे लेबर के उसके ऊपर लगते हैं, तो फिर हर लेबर के घंटे के को 25 या 8 से मल्टीप्लाई करके एफओएच अब्सॉर्ब करवाएंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट में। लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये एफओएच भी अब्सॉर्ब होना है, ये भी होना है, ये भी होना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो इन तीनों डिपार्टमेंट से होकर निकलेगी ना। और इसमें सर्विस को भी हम ऐड कर चुके हैं जी, मैंने पहले बताया था अभी आपको एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है जी। तो फरमाइए जी, 30.17 पर 17 ही है ना, लो जी, इनकी तो कहानी पहले ही खत्म हो गई थी, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि देखो कॉस्ट भी डिपार्टमेंट वाइज, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं डिपार्टमेंटल OAR, लिखना है तो लिख लो डिपार्टमेंटल OAR निकल आया। लेकिन ये तो आपकी रिक्वायरमेंट भी थी बेटा। अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है जी, ये आपकी रिक्वायरमेंट बी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ए क्या थी, सिंगल OAR भी निकालना है। तो सिंगल OAR के लिए तो आपको टोटल ओवरहेड्स चाहिए और एक ही बेस चाहिए। तो इधर देखो एफओएच तो यही थे, टोटल कितने बन रहे हैं जी बताएं जी, 1540,000, ठीक है जी।
ये 1540 टोटल एफओएच आ गए, ये वो जो कल से कर रहे थे काम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पार्ट ए यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, बात एक ही है, ये पार्ट ए हो गया, ओके, टॉप पे भी लिख सकते थे। और पार्ट बी के लिए क्या करेंगे हम, OAR सिंगल जो OAR है वो निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए और नीचे सिंगल अल्फाज क्या थे उसके, कंप्यूट सिंगल ओवरहेड, हाँ सही है, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो ₹1540,000 यहाँ से उठा लें, ठीक है। इसको वर्किंग वन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। बहरहाल ये आ गया जनाब। डिवाइड करेंगे इसको हम किसी बेस से, अब वो बेस मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, सवाल में देखना पड़ेगा। तो उसने कहीं नहीं बताया कि नेक्स्ट ईयर के लिए सिंगल रेट कौन सी बेस पर यूज करो। तो अब हम फिर ये देख लेते हैं कि कौन सा काम ज्यादा होता नजर आ रहा है। टोटल करें, डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल कितने बन रहे हैं, 24 जमा 9600 जमा 12,000 कितना बनता है, ये बन गया कोई 45, हाँ कितना 45,600 लेबर आवर्स हमारे फैक्ट्री में काम होता है। लेबर के ऊपर लेबर 45,600 घंटे काम करती है और मशीनें 11,000। तो क्या लग रहा है जी, कौन सी ज्यादा इंटेंसिटी है काम की। हमारा ये बिजनेस टर्नरी इंजीनियरिंग, जो कि ये पढ़ाया ही नहीं, स्टार्ट में पढ़ना चाहिए था वैसे, चलो खैर, फ्रंट और रियर फेंडर्स बनाती है मोटरसाइकिलों के, ठीक है। वो उनमें मशीन इंटेंसिव वो कंपनी है या लेबर इंटेंसिव लग रही है, लेबर इंटेंसिव लग रही है, क्योंकि लेबर आवर्स ज़्यादा है टोटल में देखें तो, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर लें जी, हम कितने जी 45,600 लेबर आवर्स, ठीक है। आप यूं कर सकते हैं कि आप एक छोटी सी वर्किंग करें और उस छोटी सी वर्किंग के अंदर आप टोटल एफओएच भी निकाल लें, वहीं पे वर्किंग वन ना कर लें। ये यहाँ पे भी निकले हुए हैं, लेकिन कम से कम ये तो वर्किंग वन में निकाल सकते हैं और किसी जगह पे जाके आप वर्किंग करें और वहाँ पे ये तीनों आवर्स टोटल करके लिख लें, क्योंकि कहीं में सवाल में गिवन नहीं थे 45, मैंने तो ऊपर टॉप पे लिख दिया, ठीक है। तो क्या आया जी, सिंगल OAR 33.77 पर लेबर, ठीक है जी। ये जी आपके डिपार्टमेंटल OAR। अगले सवाल में माशाल्लाह से एलोकेशन करनी पड़ेगी आपको, मजा आएगा आपको सवाल का। तो बस 13वां ही बहुत है, 14वां करेंगे, हाँ 14वां भी कर ही लें, बस 2 ही कर लें, ठीक है। तो 13वां और 14वां मैंने नहीं पढ़ा, देखी जाएगी, देखी जासी, ठीक है। अल्लाह मालिक, जाओ जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, वो एक स्टूडेंट ने मुझे निकलते हुए कहा है कि ये लिखा तो हुआ है ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो इसका मतलब जो लेबर आवर्स मैंने यूज किए हैं वो सवाल में भी लिखा होता, पर मैंने पहला पैरा पढ़ा नहीं था ना, ठीक है। मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू चेंज ओवरहेड्स फ्रॉम सिंगल टू डिपार्टमेंटल, इसलिए सारा काम किया, तो बिल्कुल ये लिखा हुआ था, लेकिन चलो अच्छा हो गया, ना लिखा होता तो क्या करते, ये भी पता लग गया जिस चीज की इंटेंसिटी ज्यादा नजर आए। अच्छा ये हो सकता है ऐसा होता और वो खुद कह देता कि मशीन आर यूज करो, तो फिर ये नहीं करना था, खामोशी केस में ये करना है, लेकिन आज तो इधर भी ऐसा ही था और सवाल में भी ऐसे लिखा होता, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।